ऑलराइट, सो हेलो एवरीवन, दिस इज इमरान। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12 सीबीएसई का सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने एक चैप्टर डिस्कस किया था जिसका नाम था सॉल्यूशन को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। सॉल्यूशन के जो क्वेश्चंस का जो वीडियो वो भी शूट हो गया और हम लोग उसको भी अपलोड कर देंगे जल्दी से। ठीक है, तो वो सवाल ही सवाल सीरीज नाम की एक हमारी जो है वो चलती है, क्या नाम है, प्लेलिस्ट। तो जाकर के तुम प्लेलिस्ट सेक्शन में हमारे देख सकते हो, वहाँ पे अवेलेबल करा दी गई होगी सवाली सवाल सेक्शन। जो सवाली सवाल सीरीज है 2025-26 एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है, उसमें तुम्हें मिल जाएगा वो। ठीक है, अल्काजार 2.0 का जो सेकंड चैप्टर है हमारा वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। इसका कंप्लीट नोट्स और सारी चीज़ें हमारी जो है वो नीचे अवेलेबल रहेंगे। ठीक है, तो अब ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का थोड़ा सा माइंड मैप है। माइंड मैप समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इन ईच एंड एवरी चैप्टर आई हैव प्रोवाइडेड माइंड मैप्स। माइंड मैप के लिए भी एक वीडियो छोटा सा मैं लेकर के आऊँगा जिसमें सारे के सारे चैप्टर्स के माइंड मैप मैं कराऊंगा। ठीक है, तो वो माइंड मैप भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको भी हम लोग करेंगे। उसमें देखेंगे क्या क्या डिस्कस करना है। माइंड मैप अगर तुम्हारे दिमाग में क्लियर है तो तुम्हारा सारा कुछ बढ़िया चलेगा। ठीक है, जैसे अगर देखो फर्स्ट टॉपिक जो हमें डिस्कस करना है वो है हमारा क्या, टर्म्स की कौन कौन से टर्म्स यूज होंगे, जैसे ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, है ना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये सारी चीज़ें यूज होती है कहाँ, ये सारी चीज़ें यूज होती हैं इन दीज चैप्टर्स। ठीक है, तो कौन से चैप्टर में यूज होगा ये सब, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। सॉल्यूशन का वन शॉट इसी चैनल पर अपलोडेड है, प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। ठीक है, वन शॉट 2025 to 2026 बोर्ड एग्जामिनेशन। ठीक है, इसके साथ साथ एक और प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी तुम्हें जिसमें सवाल सीरीज करेंगे और थोड़े थोड़े जो 12th बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे माइंड मैप हो गया, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो गया, जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में नर्स्ट इक्वेशन कैसे अप्लाई करनी है, नर्स्ट इक्वेशन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ क्या रिलेशनशिप होता है, कब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे नर्स्ट नॉट सेल के साथ या ई सेल के साथ क्या हो रहा होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता क्या है, ये सारी चीज़ें जो है इनके लिए एक अलग अलग से छोटा छोटा सा 5-7 मिनट का वीडियो मैं बना करके तुम लोगों को अपलोड कर दूंगा इसमें। ठीक है जी, चलो इसके बाद जो टर्म्स के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। टर्म्स मैंने सारे के सारे यहाँ लिखे हुए हैं, देखो यहीं से स्टार्ट किया है मैंने। तो जो इंपॉर्टेंट टर्म होगा वो यहाँ से स्टार्ट है। ठीक है, सम बेसिक डेफिनेशन जिसको कहा है मैंने। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ तुम लोगों के लिए कि जो टर्म्स में हम लोग चलो इसको डिस्कस नहीं करते हैं, ये तुम लोग खुद से भी समझ जाना। ठीक है, आगे आओ। नर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास दो चीजें आएंगी। देखो इस चैप्टर को तुम चाहो तो ब्रेक कर सकते हो, दैट तुम जब रिवीजन करने बैठो तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को तुम ब्रेक कर लो। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को कैसे ब्रेक कर सकते हो, देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में तुम्हारे पास दो चीजें होंगी। दो चीजें क्या होंगी, एक तुम चैप्टर को 3 पार्ट में ब्रेक कर लो। ठीक है, एक चैप्टर का पहला पार्ट होगा जो कि बेसिकली टर्म्स और नर्स्ट इक्वेशन पे बेस्ड होगा। नर्स्ट इक्वेशन में सारा कॉन्सेप्ट आ जाएगा, नर्स्ट इक्वेशन में एवरीथिंग। नर्स्ट इक्वेशन का रिलेशनशिप गिब्स एनर्जी के साथ, नर्स्ट इक्वेशन का रिलेशनशिप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ, सब। अभी हो सकता है तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा, बट अब तक आ जाना चाहिए समझ में, क्योंकि अब हाफ ईयरली एग्जामिनेशन आने वाला है, बोर्ड स्टार्ट हो जाएगा थोड़े दिनों में, बोर्ड एग्जामिनेशन भी आ जाएंगे। ठीक है, तो ये तुम्हारा फर्स्ट पार्ट होना चाहिए इस चैप्टर का। सेकेंड पार्ट जो तुम्हारा रिविजन का रहेगा वो कंडक्टेंस वाला पार्ट रहेगा। ठीक है, कंडक्टेंस वाला पार्ट भी तुम्हारा सेकंड रहेगा, जिसमें रेजिस्टेंस तुम्हें पढ़ना है, कंडक्टेंस पढ़ना है, मोलर कंडक्टिविटी पढ़नी है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी पढ़नी है, डिसोसिएशन कांस्टेंट पढ़ना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पढ़ना है, दैट इज अल्फा। तो ये सारी चीजें सेकंड पार्ट में चली जाएंगी, क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा है, चाहे वो सॉल्यूशन हो चाहे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो। तो इस तरीके से ब्रेक करके अगर पढ़ोगे तो ज्यादा अच्छे से याद रहेगी तुम्हें चीजें देर तक के लिए। थर्ड जो आएगा वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल आएगा। इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर में फ्राडे का 2 लॉ आएगा, फ्राडे का फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग जो है आराम आराम से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये मैंने तुम्हें ओवरऑल आइडिया दे दिया है कि अगर हमारे पास दो चैप्टर्स हैं, एक सॉल्यूशन चैप्टर है हमारा और एक हमारा चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर को तुम्हें पूरा का पूरा जो है एक बार तुम रिवीजन नहीं कर सकते हो, इसलिए इस चैप्टर को ब्रेक कर लेना 3 डिफरेंट पार्ट्स में। पहला पार्ट जो होगा इस चैप्टर का वो नर्स्ट इक्वेशन और बेसिक टर्म्स को ले जाएगा, और दूसरा पार्ट जो नर्स्ट इक्वेशन में सारी की सारी इक्वेशन जो तुम्हारी नर्स्ट इक्वेशन का जो रिलेशनशिप है गिब्स एनर्जी के साथ, नर्स्ट इक्वेशन का जो रिलेशनशिप है के इक्विलिब्रियम के साथ, ये सारी चीजें। और उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है तुम्हारा वो कंडक्टेंस का है, दैट वहाँ पर तुम्हें रेजिस्टेंस और सारी चीज़ें जो है वो सारी चीज़ें वहाँ पर डिस्कस करनी है। ठीक है, और उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है तुम्हारा वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है। ठीक है, हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे कि सेल्स क्या है वो भी पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद देखो दूसरा है डिफरेंट रिलेशनशिप ऑफ नर्स्ट इक्वेशन। ये पार्ट तुम्हारा यहाँ कवर हो जाना चाहिए, इसमें कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। तीसरी चीज है इलेक्ट्रिकल टर्म्स। इलेक्ट्रिकल टर्म्स में मैंने ये सेकंड पार्ट आ गया तुम्हारा, दैट इज कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, है ना, कप्पा क्या होता है एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारी चीजें जो है तुम्हारा ये सेकंड चीज हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट डिस्कस करेंगे वो फैराडेज लॉ, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में, और फिर बैटरी।
ठीक है, इस तरीके से हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बेसिकली स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है फ्रॉम केमिकल रिएक्शन से जो एनर्जी मिलती है उससे। देखो जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है ऑब्वियसली एनर्जी रिलीज होती है, उस रिलीज्ड एनर्जी का हम लोग यूज करते हैं कोई केमिकल रिएक्शन करने में, सॉरी कोई इलेक्ट्रिकल यूज करने में, फैन चलाने में अगर यूज किया तुमने किसी केमिकल एनर्जी से जो केमिकल रिएक्शन से जो एनर्जी मिली उस एनर्जी को तुमने यूज किया है फैन चलाने के लिए, मोटर फैन, वॉशिंग मशीन एक्सेट्रा। इस टाइप की रिएक्शन, इस टाइप की स्टडी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस क्या होते हैं? ये स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन तुम्हें क्लास 11th की थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में भी पढ़ाया गया होगा। दैट स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस which do not need any initiation, मतलब हमें इनिशिएशन की जरूरत नहीं, बस वो अपने आप हो जाता है ना, बाई इटसेल्फ। तो उस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जिसमें हमें एनर्जी देनी पड़ती है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के अंदर जो गिव्स फ्री एनर्जी है वो तुम्हारी नेगेटिव होती है, एनर्जी निकलती है, और जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के अंदर में एनर्जी जो होती है नेगेटिव होती है, डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होती है। वेयर एज जो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव होती है, एनर्जी देनी पड़ती है हमको रिएक्शन करवाने के लिए। आई होप यहाँ तक मैं तुम्हें समझा पाया हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आगे अगर हम मूव ऑन करें तो हमारे पास है दो टाइप के सेल डिस्कस करने हैं हमको, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा भी है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर ही तुम्हारा गैल्वेनिक सेल आता है, ठीक है। गैल्वेनिक सेल का ही एक छोटा भाई है जो तुम्हारा है डैनियल सेल, ठीक है। एक इसका ही एक छोटा भाई है तुम्हारा एक सेकेंड, इसका ही जो एक छोटा भाई है तुम्हारा वो है डैनियल सेल। क्या है? डैनियल सेल, ठीक है। वो भी डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। और देन जाकर के इलेक्ट्रोलाइटिक सेल डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है, ठीक है। चलो, तो आई होप ये मैं तुम्हें बेसिकली जो मैप था हमारा माइंड मैप, उससे तुम्हें क्लियर हो गया होगा कि चैप्टर में क्या क्या पढ़ने जा रहे हो। और कोई बच्चा रिवीजन के लिए इस वन शॉट को देख रहा हो तो उसको तो 110% क्लियर हो गया होगा, पूरा चैप्टर जो है उसके दिमाग में आ रहा होगा, ठीक है। अब सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज और कुछ क्वेश्चन भी हम लोग आज करेंगे इसके साथ साथ, जैसे लास्ट हम लोगों ने सॉल्यूशन में क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे वैसे ही सेम यहाँ पर भी करेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सम बेसिक डेफिनेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोड्स एंड रिडॉक्स रिएक्शन। इन तीनों को चारों पांचों चीजों को मैं यहीं पे तुम्हें भी एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। डेफिनेशन तुम्हें नीचे लिखा हुआ मिल जाएगा। नोट्स बहुत ही अच्छे तरीके से बनाए गए हैं, कलरफुल नोट्स बनाए गए हैं, व्हाइट और येलो का कॉम्बिनेशन मिलेगा तुम्हें नेट्स में, तो तुम जाकर उसको डाउनलोड भी कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुम्हें लिंक मिल जाएगा नोट्स का, और वहाँ टेलीग्राम का भी मिल जाएगा लिंक, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है जी। सॉरी, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले देखो एक चीज आती है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है सर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो ऑक्सीडेशन का अगर तुम हिसाब देखो तो जब हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन की एनसीईआरटी की बुक पढ़ोगे ना तो उसमें आगे फ्रंट पेज पे बहुत सारे डेफिनेशन लिखे गए हैं, ओल्ड डेफिनेशन, मॉडर्न डेफिनेशन, है ना, और भी पॉइंट्स हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो कि समझना चाहिए हमको, ठीक है। तो वहां से तुम डेफिनेशन देख सकते हो। जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इस चैप्टर के लिए है वो इतना है कि ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर गेन ऑफ ऑक्सीजन, या फिर लॉस ऑफ हाइड्रोजन। ये तीनों बेसिकली तुम्हारा डेफिनेशन है ऑक्सीडेशन का। उसके बाद आता है रिडक्शन। रिडक्शन क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर गेन ऑफ हाइड्रोजन, और या फिर लॉस ऑफ ऑक्सीजन। ये तुम्हारा तीनों डेफिनेशन है रिडक्शन का। तो ऑक्सीडेशन समझ में आ गया, रिडक्शन समझ में आ गया, डेफिनेशन तुम्हें नीचे मिली, ये भी बताया मैंने। और इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट बेसिकली एक आयनिक सॉल्यूशन होता है। क्या होता है? आयंस का सॉल्यूशन। उस आयन के सॉल्यूशन को हम लोग, जैसे NaCl है, NaCl का इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा? Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, और वहां पर H2O पानी में ये होंगे, तो ये हो गया तुम्हारा एक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। इलेक्ट्रोड क्या होता है? इलेक्ट्रोड आर द बेसिकली इलेक्ट्रोड लाइक इस टाइप का होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोड्स आर द बेसिकली द सरफेस ऑन विच रिएक्शन अकर्स, ठीक है। अब चाहे से ये हो सकता है कैथोड हो जाए, चाहे से एनोड हो जाए। तो इलेक्ट्रोड आर ऑफ टू टाइप बेसिकली, इलेक्ट्रोड कैथोड का भी होता है और एनोड का भी होता है। इलेक्ट्रोड होता क्या है? बेसिकली इट इज अ सरफेस ऑन विच रिएक्शन टेक प्लेस, ठीक है जी भाई। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? नेम इटसेल्फ एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ दिस redox reaction, that reduction and oxidation take place simultaneously. If they are taking place simultaneously, that is called as redox reaction. होपफुली समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ डेफिनेशन लिखी हुई है, देख लो। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन, ये सारा कहलाता है ऑक्सीडेशन। जैसे Zn जो है, Zn ने क्या कर दिया यहाँ पे? अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। जब भी कोई एटम अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। एक चीज और याद रखना कि जब भी कोई रिएक्शन तुम पढ़ो, जब पढ़ोगे तो एक चीज ध्यान रखना, हमेशा इलेक्ट्रॉन विल टेक पार्ट इन द रिएक्शन। मतलब इलेक्ट्रॉन का ही लॉस होगा या फिर इलेक्ट्रॉन का ही गेन होगा। प्रोटॉन का बेसिकली जनरली प्रोटॉन का गेन और लॉस नहीं होता है। किसका गेन
गेन और लॉस होता है इलेक्ट्रॉन का। इसी वजह से स्पीशीज पे पॉजिटिव चार्ज आता है, इसी वजह से स्पीशीज पे नेगेटिव चार्ज भी आता है। ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने क्लास 11 में ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। अब ज्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज को पढ़ाने के, अभी के लिए फिलहाल ये याद रखो कि ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन सर ने ये बताया था। रिडक्शन का डेफिनेशन ये 3 याद रखो, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ हाइड्रोजन एटम, लॉस ऑफ ऑक्सीजन एटम। अगर कोई बच्चा बहुत ही प्रो बच्चा कर देख रहा है इस वीडियो को, तो भाई मुझे तुम ये बता दो, अगर तुम प्रो हो तो ये बता दो कि ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड होता है या हटता है, या ये तुम्हें पता भी है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का भी कुछ होता है, तो बताओ उसको कमेंट में। ठीक है, रिडक्शन का ये हिसाब रहेगा। रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन था, तो CO2 पॉजिटिव आयन था, 2 इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिया, कॉपर बना लिया। ठीक है जी, आई होप ये समझ में आ गया होगा। redox reaction मैंने बताया the reaction in which oxidation and reduction take place simultaneously, it is called as redox reaction when we combine the reaction of oxidation, ये रहा ऑक्सीडेशन का रिएक्शन सर, एंड रिडक्शन, ये रहा सर रिडक्शन का रिएक्शन। जब इन दोनों को कंबाइन कर दोगे तो तुम्हें जो रिएक्शन मिलेगी वो कौन सी रिएक्शन मिलेगी, वो रिडॉक्स रिएक्शन मिलेगी। ठीक है सर। इलेक्ट्रोलाइट मैंने बताया, सॉल्यूशन दैट कंटेन्स आयन इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट इज एन आयनिक कंडक्टर, ऑब्वियसली अगर उसमें आयन्स होगा तो आयन विल डेफिनेटली कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, एंड इफ इट विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वी कैन कॉल इट एज आयनिक कंडक्टर एज वेल। ठीक है, इलेक्ट्रोड्स क्या होता है सर, वो सरफेस जिसपे तुम्हारा रिडक्शन या ऑक्सीडेशन टेक प्लेस करता है। ठीक है जी, आई होप यहाँ पे भी समझ में आ गया होगा। इलस्ट्रेशन दिया है मैंने, दिस इलस्ट्रेशन इज माय पर्सनली फेवरेट इलस्ट्रेशन जस्ट टू एक्सप्लेन द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का कॉन्सेप्ट, या फिर जस्ट टू एक्सप्लेन द जिंक का कॉन्सेप्ट। ठीक है, देखो ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, मेरे पास इससे ज्यादा डीप ब्लू कलर नहीं था तो मैंने तुम लोगों के लिए ये वाला ब्लू कलर यूज कर दिया इसमें। ठीक है, देखो ये आज थोड़ा सा ज्यादा ही डीप आ रहा है। ठीक है, ये तुम्हारा पानी है, ये तुम्हारा क्या है, पानी है। अच्छा, जब ये पानी है तो क्या होता है, देखो इस पानी वाले सॉल्यूशन में हम, सॉरी पानी कह रहा हूँ मैं, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, क्या ये कॉपर सल्फेट, सर ने आपने लिखा है हाँ, ये ब्लू विट्रॉल कलर का सॉल्यूशन होता है। बेसिकली ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन इज ऑफ ब्लू कलर, तो ये रहा सर ब्लू कलर का सॉल्यूशन। इसके अंदर आपने एक जिंक का मेटल डाला है, इसके अंदर आपने एक जिंक का मेटल डाला है, ये डाल दिया मैंने जिंक का मेटल, ये डाल दिया मैंने जिंक का मेटल। अब ये जो जिंक का मेटल है ये क्या करेगा, ये जो है बेसिकली टूट के सॉल्यूशन में आएगा और कॉपर जो है यहाँ से इस इलेक्ट्रोड पे जाएगा। ठीक है जी, तो बेसिकली क्या होता है यहाँ पे कि आफ्टर सम टाइम, आफ्टर प्लेसिंग द जिंक इन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, आफ्टर सम टाइम द कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन व्हिच इज ऑफ ब्लू कलर disappears and the color of the solution becomes brownish। ठीक है, ब्राउनिश या फिर पेल हो जाता है इसका कलर। ठीक है, तो इसके पीछे रीजन होता है रिडॉक्स रिएक्शन, बिकॉज देयर इज अ प्रॉपर रिएक्शन अकर्स बिटवीन जिंक एंड कॉपर विदाउट एनी इनिशिएशन, दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज अ रिडॉक्स रिएक्शन एज वेल एज दिस इज अ काइंड ऑफ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ठीक है, प्लेसिंग अ जिंक रॉड इन अ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ठीक है, ऑब्जर्वेशन एज, देखो ऑब्जर्वेशन क्या है, अभी मैंने बता दिया है, मैं लिख भी दी है सारी चीजें और बता भी दे रहा हूँ। पहले मैं खुद से तुम्हें एक्सप्लेन कर दूंगा, फिर मैं तुम्हें नोट्स के थ्रू जो बुकिश स्टाइल है या जो तुम्हें एग्जामिनेशन में लिखना है वो भी बता दूंगा। ठीक है, एज वी पुट जिंक रॉड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन द ब्लू कलर फेड्स आउट। कंक्लूजन क्या था, द ब्लू कलर फेड्स आउट बिकॉज कॉपर टू पॉजिटिव कॉपर में कन्वर्ट हो गया, जिंक जो है जिंक पॉजिटिव में हो गया। अब क्योंकि ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज अ स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन, दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज अ स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन। चलो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है सर, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड मेटल का जो तुम्हारा आयन है, मेटल और मेटल के आयन मतलब ZnSO4, इन दोनों के बीच में जो तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ है, दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, दैट डिफरेंस इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। गैल्वेनिक सेल और वोल्टाइक सेल, देखो अब हम लोग चैप्टर के बहुत ही ज्यादा डेप्थ पार्ट पे आ रहे हैं। हो सकता है आज का लेक्चर जो है आधे घंटे, सॉरी जो भी तुम्हारा 1.5-2 घंटे का रिकॉर्ड होगा, उसमें जो आधा घंटा से 45 मिनट का पार्ट है ना, वो तुम्हारा गैल्वेनिक सेल का होगा। नर्स्ट इक्वेशन करेंगे उसमें और सारे के सारे नेक्स्ट इक्वेशन के क्वेश्चन करेंगे। फिर सेकंड पार्ट जो होगा, इस तरीके से तुम कर सकते हो इस वीडियो को, वन शॉट को भी। सेकंड पार्ट जो होगा सर वो हमारा कंडक्टेंस का पार्ट होगा, और जो थर्ड पार्ट होगा वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का होगा। ठीक है जी, इस हिसाब से डिवाइड कर लेंगे चैप्टर को। गैल्वेनिक और वोल्टाइक सेल, गैल्वेनिक सेल वो सेल होती है जो बेसिकली केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलती है। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दैट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी ऑफ अ स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये बस याद रखना कि ऑफ अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का क्या मतलब है। ऑफ अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का मतलब ये होता है कि जो रिएक्शन, जो एलिमेंट खुद ब खुद रिडॉक्स रिएक्शन करने लगे और जाकर के उसमें से एनर्जी निकले, दैट काइंड ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। उस रिएक्शन की
जो एनर्जी है बेसिकली उसकी केमिकल एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। बाबू समझ में आ रही होगी बात को, बात समझ रहे होगे। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होगा सर? डेल्टा जी इसमें नेगेटिव होता है। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल हाँ, डेल्टा जी हमारा नेगेटिव होता है। किसमें सर? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में। अभी बताया था क्यों, क्योंकि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन खुद ब खुद होता है। चलो जी आ जाओ आगे। इन दिस सेल डेल्टा जी इज नेगेटिव मीन्स स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, redox reaction is converted into electrical work done like rotating fan, running a motor etc. ये सारी चीजें हम लोग कैसे कर रहे हैं? ये सारी चीजें by the help of क्या कर रहे हो बताओ जल्दी से? by the help of a chemical reaction हम लोग एक मोटर को चला रहे हैं, और वो जो केमिकल रिएक्शन है उसमें हमने कोई एनर्जी नहीं दी है कि रिएक्शन हो, राइट? अपने आप हो रहा है वो रिएक्शन। दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन सर। ठीक है, अब आ जाओ एक सेकेंड, एक सेकेंड यहाँ पे कुछ ग्लिच लगता है। अब चलो इसको समझो। हाँ ये यही ग्लिच था। ये जो डायग्राम है इसको समझो, ये जो फिगर दी गई है इसको समझो। यहाँ पे बेसिकली एक हमारे पास इलेक्ट्रोड है, दूसरा इलेक्ट्रोड है। एक इलेक्ट्रोड जो हमने बनाया है वो जिंक का बनाया है, और दूसरा इलेक्ट्रोड जो हमने बनाया है वो कॉपर का बनाया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है बेसिकली, क्योंकि ये जो जिंक वाला इलेक्ट्रोड है ये नेगेटिवली चार्ज होता है और ये पॉजिटिवली चार्ज होता है। ठीक है, ये बीच में एक चीज होती है जिसको हम लोग कहते हैं सॉल्ट ब्रिज, जिसको हम लोग कहते हैं सॉल्ट ब्रिज। क्या होता है देखेंगे। अब देखो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो जिंक क्या करता है, जिंक क्या करता है बताओ? Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो किसने इलेक्ट्रॉन छोड़ा? जिंक ने। तो ये इलेक्ट्रॉन मूव करके कहाँ गया? कॉपर के पास गया। तो दिस इज द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जिंक से कहाँ जा रहा है भैया? जिंक से कॉपर पे जा रहा है भैया। तो करंट कैसा फ्लो करेगा? इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में फ्लो करता है करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है। इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ फ्लो किया? जिंक से कॉपर तक। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा? कॉपर से, सॉरी करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा? कॉपर से जिंक तक। ये पूछते हैं एग्जामिनेशन में, ध्यान रखना है इसको। ठीक है, ओके तो यहाँ पे गैल्वेनिक सेल के बारे में बातचीत। अब ये देखो, सॉल्ट ब्रिज कंसिस्ट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ अगार अगार जेली। तो जो तुम्हारा सॉल्ट ब्रिज है वो उसमें अगार अगार जेली है, उसके साथ में क्या होता है मतलब एंड एन इलेक्ट्रोलाइट लाइक NaCl, KCl, KNO3। अगार अगार एक जेली है, केमिकल है, वो होता है तुम्हारे साथ, और ये होता है। ये बेसिकली कहाँ होता है? ये यूट्यूब जो तुम्हारा सॉल्ट ब्रिज है उसमें होता है। सॉल्ट ब्रिज के फंक्शन में देखेंगे कि ड्यू टू दिस अगार अगार जेली एंड दिस इलेक्ट्रोलाइट देयर इज नो मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट सॉल्यूशंस। मिक्सिंग को अवॉइड करता है या मिक्सिंग को क्या कहता है, रेस्ट्रिक्टेड रखता है। कौन? दिस सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, सॉल्ट ब्रिज एक यूट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। यूट्यूब चैनल मेरा उस तरीके से, ये रहा यूट्यूब। ठीक है, ये रहा यूट्यूब स्ट्रक्चर। ठीक है, यूट्यूब स्ट्रक्चर होता है ये बेसिकली। और यहाँ आ जाओ, व्हाई सॉल्ट ब्रिज इज नेसेसरी? दीज आर द टू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सॉल्ट ब्रिज जो है वो किसके मिक्सचर से बना है। दूसरा, व्हाई सॉल्ट ब्रिज इज नेसेसरी। इन दोनों क्वेश्चन को इंडिविजुअली बहुत अच्छे से तैयार कर लेना प्लीज, एग्जामिनेशन में आता है। ठीक है जी, चलिए आगे मूव करते हैं। ठीक है, सॉल्ट ब्रिज इज नेसेसरी बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। फर्स्ट रीजन ये था कि जो सॉल्ट ब्रिज होता है वो बेसिकली दो सॉल्यूशन को, मैंने बताया ना, दो सॉल्यूशन को कनेक्ट करता है। दो सॉल्यूशन को कनेक्ट द सॉल्यूशन ऑफ टू हाफ सेल, दस कंप्लीट द सेल, मतलब बेसिकली इट कंप्लीट्स द सर्किट, इट कंप्लीट्स द सर्किट। विदाउट सॉल्ट ब्रिज देयर इज नो कंप्लीशन ऑफ सर्किट टेक प्लेस एंड देयर इज नो रिएक्शन टेक प्लेस, राइट? तो इलेक्ट्रॉन को फ्लो तो करना है लेकिन मिक्सिंग नहीं होनी चाहिए, तो मिक्सिंग को ये रोकता है। इट प्रिवेंट्स द डिफ्यूजन ऑफ द सॉल्यूशन फ्रॉम वन कंपार्टमेंट टू अनदर। दिस इज प्रिवेंटेड बाय whom? दिस इज प्रिवेंटेड बाय सॉल्ट ब्रिज। और दूसरा पॉइंट ये था, इट कन्वर्ट्स द सॉल्यूशन ऑफ टू हाफ सेल दस कंप्लीटिंग द सेल सर्किट। तो दो काम है सॉल्ट ब्रिज का। पहला काम सर्किट को कंप्लीट करना, दूसरा काम डिफ्यूजन होने से रोकना, डिफ्यूजन होने से रोकना। सॉल्ट ब्रिज को हम लोग ऐसे डबल लाइन से डिनोट करते हैं, सॉल्ट ब्रिज को हम लोग ऐसे डबल लाइन से डिनोट करते हैं। गैल्वेनिक सेल के अंदर, इन गैल्वेनिक सेल ये बहुत अच्छे से याद रखना कि अनोड पे ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पे रिडक्शन होता है। अभी गैल्वेनिक सेल का पीछे देखा तो देखो, ये है ना, अनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। यहाँ पे क्या हो रहा है? जिंक को देखो अगर गौर से तो क्या हो रहा है? Zn कहाँ बन गया? Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो किया तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्सीडेशन कहाँ होता है? अनोड पे। अनोड जो होता है तुम्हारा नेगेटिव चार्ज होता है, कैथोड जो होता है तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज होता है। कैटायन जो होता है तुम्हारा वो नेगेटिवली चार्ज होता है, अनायन जो होता है तुम्हारा वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। ये ध्यान रखना, इनमें बहुत कंफ्यूजन आता है बच्चों को, मत रखो कंफ्यूजन यार, बेसिक्स अच्छा रखो। इफ यू हैव अ स्ट्रॉन्ग बेसिक, you can easily crack any kind of examination, not only board. You can easily crack the competitive examination like NEET, JEE वगैरह. But if you have बेकार basics, you don't know about this terminology that what is anode, what is cathode, what is cation, what is anion, what is the difference between cathode and anion, etc. तो अगर तुम्हें नहीं पता है तो you are already out of the competition, right? You are already out of the competition. ठीक है, नेक्स्ट चीज आ जाओ डैनियल सेल। डैनियल सेल सर क्या है? डैनियल सेल बताया तो मैंने कि अगर गैल्वेनिक सेल का एक छोटा भाई है, गैल्वेनिक सेल इज द बिग ब्रदर
और जो तुम्हारा डैनियल सेल है वो छोटा भाई है, ठीक है। क्या है सर, देखो डैनियल सेल एक गैल्वेनिक सेल ही है। व्हेन वी यूज द रिएक्शन ऑफ जिंक एंड कॉपर, when we use we constrain the zinc and the copper to react, है ना। मतलब अगर हमारे पास रिएक्शन के लिए सिर्फ और सिर्फ जिंक और कॉपर है, एट दैट स्टेज एट दैट कंडीशन हम लोग ये कहेंगे कि सर ये डैनियल सेल हमारा तैयार है। डैनियल सेल तभी बनेगा जब तुम सिर्फ जिंक एंड कॉपर के स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को कंसिस्ट करोगे, मतलब कंसीडर करोगे, सॉरी। तो क्या कहेंगे हम लोग, उसको डैनियल सेल कहेंगे। देखो, among the galvanic cell, when the cell is designed in such a manner to make the use of spontaneous reaction between zinc and copper ion to produce an electrical current, that is called as Daniell cell। ठीक है, Daniell cell का रिएक्शन देख लो, Zn जो है तुम्हारा वो अपने फेस से जाएगा Zn2 पॉजिटिव में, और सॉल्ट ब्रिज कॉपर जो है तुम्हारा वो कॉपर 2 पॉजिटिव में जाएगा। ये बेसिकली हमारा सेल रिप्रेजेंट, ये हमारी रिएक्शन है और सेल रिप्रेजेंटेशन पीछे होता है। ये रहा सेल रिप्रेजेंटेशन। Zn कहाँ गया, Zn2 पॉजिटिव में, कॉपर 2 पॉजिटिव कहाँ गया, कॉपर में। तो ये जो चीज है ये सॉल्ट ब्रिज है, ये क्या करती है हमें बता दिया मैंने तुम्हें। और ये बेसिकली सेल रिप्रेजेंटेशन है। कई बार एग्जामिनेशन में तुमसे बोला जाता है कि सेल रिप्रेजेंटेशन दी हुई है, रिएक्शन लिख के दिखाओ, रिएक्शन दी हुई है, सेल रिप्रेजेंटेशन लिख के दिखाओ। 1 मार्क का या 2 मार्क का क्वेश्चन आता है, यू कैन इजीली स्कोर दैट वन, यू कैन इजीली ग्रैब दैट 1 और 2 मार्क्स, ठीक है। तो भैया इसको याद रखिएगा, ठीक है। सॉल्ट ब्रिज का मैंने फंक्शन पीछे बता दिया है, ठीक है। दिस इज द सिंगल लाइन विच इज द फेज चेंज, फेज ट्रांसफॉर्मेशन का जो होता है। जैसे यहाँ पर जो जिंक है वो सॉलिड होगा, यहाँ पे एक्वस में आ गया है, ठीक है। तो ये जो चीज है ये इसको सिंगल लाइन जो है वो दिखाती है, ठीक है जी सर। इसमें जो सेल रिप्रेजेंटेशन इसमें 2 हाफ सेल्स होती है, एक अनोड हाफ सेल, एक कैथोड हाफ सेल। अनोड हाफ सेल जो होता है वो तुम्हारा ये है बेटा, Zn से Zn2 पॉजिटिव, और कैथोड हाफ सेल ये है तुम्हारा Cu2 पॉजिटिव से Cu। बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। दिस इज द फेज बाउंड्री एज आई टोल्ड यू, दिस इज द फेज बाउंड्री। जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीडेशन कहाँ पे होता है, अनोड पे, पीछे दिखा भी दिया था, गैल्वेनिक सेल में जाके समझा भी दिया था, समझ में मेरे ख्याल में आ गया होगा। कॉपर रिडक्शन, रिडक्शन कहाँ पे होता है, कैथोड पे होता है, ये भी मेरे ख्याल में समझ में आ गया होगा तुम सभी को, ठीक है। इसमें कोई डाउट तो नहीं है, मेरे ख्याल में नहीं होगी डाउट। अगर है तो पूछ सकते हो, कोई बात नहीं। कमेंट बॉक्स तुम्हारे लिए खुला हुआ है, टेलीग्राम तुम्हारे लिए खुला हुआ है, नीचे इंस्टाग्राम की भी लिंक दी हुई है, वहाँ से भी जाके पूछ सकते हो, डाउट कोई मसला नहीं है, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट आते हैं आगे। अब जो नेक्स्ट हमें डिस्कशन करना है, जो दो हाफ सेल का रिएक्शन, द 2 हाफ सेल रिएक्शंस आर एज फॉलो। Zn जो है वो Zn2 पॉजिटिव बनाएगा, और वो कहाँ पे होगा, अनोड पे। अनोड पे क्या होता है, अभी ऊपर बताया था ऑक्सीडेशन, तो सर ऑक्सीडेशन तो हो रहा है, हाँ जी। मेरा कैथोड यहाँ पे क्या हो रहा है, Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इट गिव्स Cu, और ये जो है तुम्हारा वो कैथोडिक रिएक्शन है, वो कैथोड पे हुआ है, ठीक है। अब आते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स हमारे पास 3 तरह की होती है, गैल्वेनिक सेल, रिवर्सिबल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, एज आई टोल्ड यू। तो गैल्वेनिक सेल की क्या कंडीशन है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की क्या कंडीशन है, और रिवर्सिबल सेल की क्या कंडीशन है, इनको ध्यान रखो। गैल्वेनिक सेल में क्या होता है, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बनती है, डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होती है, और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है, पावर जो होती है वो प्रोड्यूस होती है इसमें। ये 3 कंडीशन तुम्हें याद रखनी है इफ यू वांट टू स्कोर 95% प्लस मार्क्स, क्योंकि ये याद नहीं रहेगा, ठीक है। केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चली जाएगी तो गैल्वेनिक सेल के डेफिनेशन से याद रहेगा, बट पावर जो है वो प्रोड्यूस हो रही है, और जो तुम्हारी डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव है, ये नहीं याद रहने वाला है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलो, रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है, नो नेट रिएक्शन, यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं होती, इसके बारे में ज्यादा डिस्कशन नहीं करते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी बनेगी, डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव होगी, पावर यहाँ पे कंज्यूम नहीं होगी, बेसिकली यहाँ पे पावर क्या होती होगी, सॉरी यहाँ पे प्रोड्यूस हुई थी ना, यहाँ कंज्यूम होगी, याद रखना अपोजिट है दोनों, यहाँ पे क्या है, अपोजिट है दोनों, ठीक है। Daniell cell का फंक्शन ये होता है, when external potential opposing the cell potential is applied. Daniell cell when external voltage E external opposing the cell potential is applied is the functioning of Daniell cell. Functioning of Daniell cell यही है। चलो, आई होप ये बात भी मैं तुम्हें समझा पाया होऊंगा जी, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, यहाँ पे 2-3 नोट पॉइंट्स हैं, इनके बाद हमारे पास सीधे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड डिस्कस करना है, उसके बाद फिर हम लोग सीधे नस्ट इक्वेशन पे आ जाएंगे, ठीक है। 1 शॉट है, बट ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पे पढ़ाया जाएगा तुम्हें, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो, जो चीज है वो फर्स्ट नोट पॉइंट है। फर्स्ट नोट पॉइंट ये कह रहा है कि व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द स्पीसीज इन्वॉल्वड इन द रिएक्शन इज टेकन एज 1 या फिर इट टेकन एज यूनिटी, देन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज नोन एज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जब भी कोई रिएक्शन हुई है, उसमें कंसंट्रेशन अगर तुमने 1 मोलर लिया हुआ है या फिर यूनिटी लिया हुआ है, यूनिटी का मतलब भी 1 होता है, तो जो तुम्हारा जो बेसिकली जो तुम्हारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, उसको हम लोग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो IUPAC है, दैट इज इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, उन्होंने ये कहा है कि भाई जो भी हिसाब किताब होता है हमारे
केमिस्ट्री का, वो कौन डील करता है? वो आईयूपीएसी डील करती है। तो आईयूपीएसी ने कहा है कि जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसको हम लोग जनरली, उसको हम लोग बाय द रूल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मानेंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मानेंगे। ये किसने कहा है सर? ये किसने कहा है? आईयूपीएसी ने कहा है, ठीक है। सेल पोटेंशियल क्या होता है? सेल पोटेंशियल द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स, बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या था? जिंक और जिंक के मेटल और मेटल के आयन के बीच है सॉरी मेटल और मेटल के आयन के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। वेयर एज जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है हमारे इलेक्ट्रोड्स, दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में, उन्हें हम कहते हैं बेसिकली सेल पोटेंशियल। और जो तुम्हारा सेल पोटेंशियल है उसको निकालने का तरीका यहाँ पे मैंने बहुत छोटा सा लिख दिया है, इसको इधर कर लेते हैं थोड़ा पहले, ठीक है, और इसको तुम लोग समझ पाओ इसलिए यहाँ पे भी सही से लगा दिया जाए। इसका कलर भी चेंज कर देते हैं क्योंकि ये हो सकता है कि इरिटेटिंग लगे तुम लोगों को, तो इसको यहाँ से हटाओ, इसको कर देते हैं वाइट, थोड़ा सा अलग कलर लेकर के आते हैं इसमें जो तुम्हारे स्क्रीन पे आए सही से। आई गेस ये कलर आएगा तुम्हारा, ठीक है, येलो वाला कलर, ठीक है। तो ये रहा हमारे पास बेसिकली कि the two potential difference between the two electrodes of the galvanic cell is called as the cell potential and it is measured in volt। obviously potential difference है तो मेजर तो वोल्ट में ही होगा, ठीक है। और जो इसका फॉर्मूला होगा E cell is equal to होता है E cathode minus E anode, मतलब E right और E left। मतलब मैंने बताया था तुम्हें E कैथोड, कैथोड तुम्हारा क्या होता है? राइट हैंड साइड में होता है। अगर तुम रिएक्शन को देखो तो ये है कैथोड, ये राइट हैंड साइड में नहीं है भाई, ये राइट हैंड साइड में नहीं है। राइट हैंड साइड और ये लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। ये तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड है और ये तुम्हारा राइट हैंड साइड है, ठीक है। इसके हिसाब से अब राइट हैंड साइड मतलब, तो यहाँ से ये टेक्निक याद रखो मेरी कि जो तुम्हारा रिएक्शन होगा ई सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड, और ई कैथोड मतलब ई राइट और ई एनोड मतलब ई लेफ्ट। यहाँ पे कैथोड पे क्या होगा सर? आर फॉर राइट, आर फॉर रिडक्शन, आर फॉर राइट फॉर आर फॉर रिडक्शन माइनस ई लेफ्ट ऑक्सीडेशन, जो बचा वो ऑक्सीडेशन। कैसे याद रहेगा सर कि कहाँ पे कौन हो रहा है? तो ये याद रख लो कि तुम इन दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला लिखो। मेरे ख्याल में राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड वाला फॉर्मूला याद करना है, इज क्वाइट इजी। तो ई राइट माइनस ई लेफ्ट, आर फॉर राइट आर फॉर रिडक्शन, तो राइट हैंड साइड पे रिडक्शन हो रहा होगा, याद हो गया? हो गया। चलो अब आते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देख लिया। आईयूपीएसी ने कह दिया कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल कुछ और नहीं है बल्कि क्या है? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है। बात आ गई समझ में। अब यहाँ पर जो दूसरा चीज है वो है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ये इस तरीके से लिखा जाता है, ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की रिएक्शन है। इट रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाफ सेल फॉर अ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज दिस, एंड स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को जो पोटेंशियल दिया गया वो 0 दिया गया। इस सारी चीजों को याद रखना, वन शॉट है इसलिए मैं बहुत तेजी में बता के निकल जाऊंगा आगे, तो इन सारी मेरी जो भी बात बता रहा हूँ उसको सुनो। वन शॉट है बट आराम से सुनिए इसको, 1.5-2 घंटे में तुम्हें सब कुछ मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। चलो PtH2 1 बार होता है और H पॉजिटिव, ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। मैं इसका यूज बता देता हूँ। इसके थ्रू हम लोगों ने सारे के सारे डिफरेंट एलिमेंट्स के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर किया था बाय द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशन अ हाफ सेल कॉल्ड स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज असाइन्ड अ 0 पोटेंशियल एट ऑल टेम्परेचर करस्पॉन्डिंग टू द रिएक्शन। हर टेम्परेचर पे अगर हाइड्रोजन की बात चल रही है तो हाइड्रोजन को 0 इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया गया है। That is, this is the reaction H positive plus 1 electron half H2 बनाया इसने। By the help of some illustration, we will understand how we will find the E cell of different element with the help of hydrogen। एक चीज ये याद रखना, ये रिप्रेजेंटेशन प्लीज याद रखना। सर एक बच्चा मुझसे पूछता है लास्ट ईयर के बैच में, वो पूछता है कि सर ये PTS की क्या जरूरत पड़ी आपको? देखो भाई एक बात समझो, हाइड्रोजन क्या है? गैस है सर। अच्छा, तो अब वो गैस कैसे रिएक्ट करेगी? हवा में थोड़ी ना रिएक्ट करेगी यार। रिएक्ट करने के लिए कुछ सरफेस तो चाहिए, तो जो सरफेस प्रोवाइड करता है वो पीटी करता है। ये पीटी ने अपना सरफेस प्रोवाइड किया जिसपे H2 गैस आई और वो H पॉजिटिव बनी। आई होप ये समझ में आया होगा। किसने प्रोवाइड किया अपना सरफेस? पीटी ने। तो ये याद रखना कि जो पीटी है ये इनर्ट इलेक्ट्रोड है बेटा। क्या है सर? ये इनर्ट इलेक्ट्रोड। क्या होता है सर ये इनर्ट इलेक्ट्रोड? इनर्ट इलेक्ट्रोड इज द सरफेस provided by an element which does not take part in the chemical reaction, वो elements PT, निकल, PD, ये सारे के सारे जो तुम्हारे मेटल्स हैं जो कि डी ब्लॉक के एलिमेंट है, ये सारे के सारे क्या प्रोवाइड करते हैं? हमारे पास इनर्ट इलेक्ट्रोड प्रोवाइड करते हैं। ये सिर्फ एज अ सरफेस प्रोवाइड करेंगे जिसपे हाइड्रोजन गैस आएगा, रिएक्ट करके निकल लेगा, ठीक है। देयर इज नो यूज रादर देन दिस, ठीक है। तो ये पार्ट रिएक्शन में नहीं लेते हैं, ये रिएक्शन में पार्ट नहीं लेते हैं, तो ये गिब्स फ्री एनर्जी या फिर डेल्टा एच एंथैल्पी किसी को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, खुद भी डिस्टर्ब नहीं होंगे, और जैसे ये रिएक्शन हो रही है वैसे ही होगी, ठीक है जी।
जो ये इलस्ट्रेशन दिया है मैंने, एक इलस्ट्रेशन के थ्रू समझ लेते हैं कि कैसे सेल बनाते हैं और कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो E0 Cu2 पॉजिटिव जो है वो तुमको EMF इसका दिया हुआ है 0 पॉइंट, मतलब जो जब इन्होंने लगाया तो यहाँ पे जो मशीन में EMF लेकर के आया था वो 0.34 वोल्ट लेकर के आया था। तो हमें पता करना था कि बताइए ये कॉपर का कैसे होगा। तो तुम्हारे पास टोटल EMF है, ये तुम्हारे पास वैल्यू है, तुम्हारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे 0 तुमने लगा दिया है, तो तुम्हें ये नहीं मिल जाएगा? इजी है मिलना, इजी है मिलना, है ना। तो जब E0 सेल निकाला, E0 सेल होता है E राइट माइनस E लेफ्ट, E0 सेल की वैल्यू हमको दी गई थी 0.34, तो मैंने 0.34 पुट किया, इज इक्वल्स टू Cu2 पॉजिटिव Cu माइनस इलेक्ट्रोड, यहाँ क्योंकि यहाँ पे जो तुम्हारा ये राइट हैंड साइड है तो E राइट हैंड साइड माइनस E लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड पे क्या होता है भाई बोलो? ऑक्सीडेशन। राइट हैंड साइड पे क्या होता है? रिडक्शन। ये सारी चीजें एकदम ऐसे ही याद होनी चाहिए जैसे मुझे याद है, ठीक है। तो ये आगे तुम्हारा 0.34, आगे तुम्हारा 0.34, ठीक है जी। आई होप समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो E0 Zn2 पॉजिटिव से Zn का जो वैल्यू आएगा वो माइनस 0.76 आ जाता है, क्योंकि ये तुम्हारे को दिया हुआ भी होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब इसमें भी सेम हमने यहाँ पे पुट किया, ये हमें पता नहीं था, यहाँ पे SHE लगाना है, SHE होता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जो कि 0 है, लगाया, हमें आंसर मिल गया, ठीक है। इस तरीके से हमने अपना जो है बेसिकली कैलकुलेशन किया था E0 सेल का, और इसी पे जो एक पूरी की पूरी सीरीज बनी है जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है उसमें बेसिकली हाइड्रोजन को बेस रखा गया एंड उसके ऊपर नीचे एलिमेंट्स को लगाया गया। अभी हम लोग देखेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे भी कि उसमें क्या था, जो तुम्हारे पास स्पेशल सीरीज आई थी उस सीरीज का क्या मतलब था। चलो उससे पहले कुछ चीज़ें और समझो कि डैनियल सेल का EMF कितना है। ये कई बार तुमसे ड्राइव करने के लिए भी कहा जाता है और कई बार तुमसे नॉर्मली पूछा भी जाता है। तो डैनियल सेल का EMF प्लीज ध्यान रखिएगा कि डैनियल सेल का EMF क्या होता है, ठीक है। अभी हम लोग करेंगे, ये रहा डैनियल सेल, Zn से Zn2 पॉजिटिव, सॉल्ट ब्रिज Cu2 पॉजिटिव से CO। तो अब जो हमारे पास, ये तो हो गई बात हमारी। अब जो E0 सेल है वो E0 सेल क्या है? E रिडक्शन माइनस E ऑक्सीडेशन, E रिडक्शन माइनस E ऑक्सीडेशन, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ जी, E रिडक्शन माइनस E ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पे E रिडक्शन पे कौन है? कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर रिडक्शन हुआ, और ऑक्सीडेशन पे क्या हुआ? Zn2 पॉजिटिव से Zn। अब एक चीज समझो, एक चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या हो रहा है सर बताइए? देखो, क्योंकि इन्होंने हमसे क्या कहा था अभी पीछे, इन्होंने हमसे कहा था कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ही पता होती है हमें, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ही पता होता है हमें स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के बारे में कुछ नहीं पता होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम पुट करेंगे वो एक्चुअली इसका स्टैंडर्ड, ये देखो, ये हुआ क्या है? ऑक्सीडेशन, लेकिन हम पुट क्या करेंगे? रिडक्शन की वैल्यू। कई बार तुम्हें एग्जामिनेशन, सॉरी क्वेश्चन में तुम्हें ऑक्सीडेशन की वैल्यू दी गई होगी, बेटा उसको पुट मत कर देना, उसको पुट मत कर देना, गलत आएगा आंसर। क्यों? क्योंकि जब ई सेल निकलवाना ये हमसे चाहते हैं, तो ये चाहते हैं कि ई राइट माइनस ई लेफ्ट, बेसिकली ई रिडक्शन माइनस ई ऑक्सीडेशन जो हम पुट कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन का वैल्यू नहीं पुट करें बल्कि हम रिडक्शन की वैल्यू पुट करें, क्योंकि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ही हमें क्या देता है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देता है। ये हमसे चाहते हैं, ये कौन चाहता है हमसे? ये हमसे एग्जामिनर्स चाहते हैं, या फिर स्कूल वाले चाहते हैं, या फिर बुक वाले चाहते हैं, ठीक है। तो ये जो तुम्हारा ई सेल है, ई राइट माइनस ई लेफ्ट तुम लिख दिए। अब यहाँ देखो, यहाँ तो सही है कि रिडक्शन पोटेंशियल जो कि 0.34 दिया हुआ है, लेकिन ये Zn से Zn2 पॉजिटिव जो कन्वर्ट हुआ, ये क्या हुआ? तुम्हारा ऑक्सीडेशन हुआ। इसकी वैल्यू होती है 0.76। तुम्हें लेनी 0.76 नहीं है, तुम्हें लेना है माइनस का 0.76। सर ऐसा क्यों करना है? बेटा देखो, अगर तुम्हारे पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है और तुम्हें रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए, अगर तुम्हारे पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है, अगर तुम्हें रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए, अगर तुम्हारे पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया गया है और तुम्हें रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए, तो तुम सिर्फ नेगेटिव ऑफ दैट कर दो। नेगेटिव ऑफ दैट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल विल गिव यू द रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है, या फिर नेगेटिव ऑफ द रिडक्शन पोटेंशियल विल गिव यू द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ये याद रखना है। बाय डिफॉल्ट हमें रिडक्शन पोटेंशियल पुट करना है। बाय डिफॉल्ट इन क्वेश्चन हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया गया है, इसलिए हम नेगेटिव साइन से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे नेगेटिव 1 से, एंड वी विल गेट द नेगेटिव वैल्यू एंड व्हिच इज द रिडक्शन पोटेंशियल, एंड देन वी विल पुट हियर एंड कैलकुलेट द ईएमएफ। तो कैलकुलेट करने पे ईएमएफ जो आया वो 1.1 वोल्ट आया। तो इसको याद रखना कि E0 सेल या फिर ईएमएफ ऑफ द डैनियल सेल इज नथिंग बट 1.1 वोल्ट। 1.1 वोल्ट। इनर्ट इलेक्ट्रॉन मैंने तुम लोगों को पढ़ा दिया, द मेटल व्हिच इज यूज्ड टू प्रोवाइड अ सरफेस फॉर द रिएक्शन टू occurs without itself consumed in the reaction, ठीक है। मेटल लाइक प्लैटिनियम, गोल्ड, निकल, प्लैटियम इनर्ट इलेक्ट्रोड की तरह काम करते हैं। ये रहा पीटी, देखो ये पीटी क्या कर रहा है, यहाँ पे ब्रोमीन जो है वो तुम्हारी गैस है, यहाँ पे ब्रोमीन है, तो ये ब्रोमीन को सरफेस कौन प्रोवाइड कर रहा है? पीटी। तो ये याद रखना कि पीटी क्या होता है तुम्हारा, ठीक है। अब इस चैप्टर के दी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं हम लोग, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आते हैं हम लोग, दैट इज द नर्स्ट इक्वेशन। चलिए तो नर्स्ट इक्वेशन को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या नर्स्ट इक्वेशन बताता है।
तो नर्स इक्वेशन हमारा बेसिकली रिलेशन देता है किसमें, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में और टेम्परेचर कंसंट्रेशन ऑफ मेटल में. व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ई सेल एंड द कंसंट्रेशन, बेसिकली एंड द कंसंट्रेशन एंड द टेम्परेचर. ठीक है, इलेक्ट्रिक ईएमएफ, कंसंट्रेशन और टेम्परेचर में क्या रिलेशनशिप है, वो रिलेशनशिप हमें किससे मिलता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से मिलता है, सॉरी नर्स इक्वेशन से मिलता है सर. फॉर अ रिएक्शन लाइक Mn पॉजिटिव, मतलब इसको तुम ऐसे ले सकते हो Na +1, एक इलेक्ट्रॉन लेगा ये Na बना देगा. ठीक है, ये तो हमें पता चल गया. ये तो मैं क्या उल्टा लिख दिया मैंने, नहीं सही है, सही है. तो यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है. आ जाओ नीचे. तो जो इक्वेशन आती है वो ये आती है दैट ई Mn पॉजिटिव से M बनने के लिए जो उसको ईएमएफ लगा वो लगा होगा उसका स्टैंडर्ड ईएमएफ माइनस RT अपॉन NF. N क्या है यहाँ पर सर, N यहाँ पर बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है. F क्या है सर, यहाँ पर F फराड है. फराड की वैल्यू 96500 होती है बेटा, 96500 नहीं 96467 ये वैल्यू होती है, बट हम 96500 ले लेते हैं इसको. Ln लॉग होता है, अगर इसको हटाना है Ln से L लॉग में जाना है तो 2.303 का मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट. और यहाँ पे ऊपर देना कंसंट्रेशन और नीचे देना भी कंसंट्रेशन. अब कौन सी कंसंट्रेशन ऊपर नीचे देनी है यहाँ पर बताया हुआ है. ठीक है, ये M मेटल की कंसंट्रेशन है, ये Mn पॉजिटिव है. ठीक है, अब अगर मैं R की वैल्यू गैस कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू होती है 8.314 जूल्स पर सेकंड, और N जो होता है तुम्हारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, Fn तो हम पुट कर नहीं सकते क्योंकि हर रिएक्शन में N की वैल्यू अलग अलग होगी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. जैसे अगर कॉपर 2 पॉजिटिव है उसने 2 इलेक्ट्रॉन लेना है, वेयर एज अगर तुम्हारा Na पॉजिटिव है तो उसको 1 इलेक्ट्रॉन लेना है. तो यहाँ पे N की वैल्यू चेंज कर रही है ना, तो N की वैल्यू इज अ कांस्टेंट, नॉट अ कांस्टेंट वैल्यू, वेरिएबल वैल्यू. इट इज डिटरमाइंड बाय द रिएक्शन गिवन है. ओके, तो यहाँ पे T टेम्परेचर भी हमें पता होता है 298 केल्विन जब हम जनरल बात करते हैं. तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पुट कर दी. तो हमें जो मिलता है वो ये मिलता है फाइनली E का फॉर्मूला 0.059 अपॉन N लॉग. ऑक्सीडेशन ऊपर रखना भाई, नीचे रिडक्शन रखना. तो जो भी ऑक्सीडेशन की कंसंट्रेशन होगी और जो भी रिडक्शन की कंसंट्रेशन होगी वो सारी पुट करने के बाद वी विल गेट द फाइनल आंसर ऑफ द ईएमएफ ऑफ द सेल. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और नर्स्ट इक्वेशन. तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और नर्स्ट इक्वेशन में रिलेशनशिप होता है. अगर ये हमें रिएक्शन दी गई है तो यहाँ पे देखो भाई थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ मैं, उतना टाइम तो है नहीं लेकिन कर देते हैं. लॉग ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट लिखते हो. याद करो केमिकल इक्विलिब्रियम में तुम्हें मैंने पढ़ाया था कि प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट जो होता है, बेसिकली प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट जो होता है वो Kc भी देता है ना. D की पावर D, C की पावर C और A की पावर A और B की पावर B, ये सब तुम्हें क्या देता है बेटा, ये सब तुम्हें Kc की वैल्यू देता है. तो ये रहा Kc. तो इंस्टेड ऑफ दिस लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट मैं लिख सकता हूँ लॉग Kc. बढ़िया बात लिख सकता हूँ ना जी, लिख सकता हूँ. अब क्योंकि अगर इक्विलिब्रियम पे निकालेंगे तब Kc निकलेगा, अदरवाइज किसी और पॉइंट पे निकालते हैं तो रिएक्शन क्वोशिएंट निकलता है. बट एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम रिएक्शन क्वोशिएंट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वल हो जाता है. तो ये फाइनली आया एट नॉट इक्विलिब्रियम, एट नॉट इक्विलिब्रियम Qc लिख देंगे. वेयर एज एट इक्विलिब्रियम ई सेल की वैल्यू तुम्हारी 0 हो जाती है और Q जो है वो Kc बन जाता है. तो फाइनल फॉर्मूला ई सेल का 0.059 अपॉन N लॉग Kc बन जाता है, लॉग Kc बन जाता है. आई होप ये भी मैंने समझा दिया होगा. रिलेशनशिप बिटवीन ई सेल एंड गिव्स फ्री एनर्जी, गिव्स फ्री एनर्जी और रिलेशनशिप बिटवीन क्या था, हाँ, तो ये होता है डेल्टा जी इज इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई सेल. यहाँ पे स्टैंडर्ड लगा दोगे तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल, ई नॉट सेल. ठीक है, अब यहाँ वर्क डन बाय गैल्वेनिक सेल इज इक्वल टू द चेंज इन या फिर डिक्रीज इन गिव्स फ्री एनर्जी इज इक्वल टू द डिक्रीज इन द गिव्स फ्री एनर्जी. स्टैंडर्ड केस के लिए ये होता है. और यहाँ पे मैंने तुम्हें ये बताया है, ये एनसीईआरटी का एक स्क्रीनशॉट है बेसिकली. यहाँ पे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमने दिए. देखो हाइड्रोजन को ऐसे इन्होंने 0 असाइन किया है, उसके नीचे जो है ये Li है, उस सबसे ऊपर जो है F है. अगर तुम गौर से देखो, हमें क्योंकि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की बात की गई है, सबसे अच्छा रिडक्शन किसका होगा, रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन करना चाहेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है, पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन. तो फ्लोरीन का सबसे अच्छा होगा. ये देखो इसकी वैल्यू देखो 2.87 है ना. इसकी वैल्यू देखो नेगेटिव है. नेगेटिव मतलब वो नहीं करना चाह रहा है, पॉजिटिव मतलब वो करना चाह रहा है. ठीक है, तो लिथियम एक मेटल है यार. मेटल कहाँ ही इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है ना. इलेक्ट्रॉन गेन करना कहाँ चाहता है, लूज करना चाहता है ना. चलो यहाँ पे आते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बेटा वो होता है जो खुद का ऑक्सीडेशन करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा सामने वाले का और खुद का रिडक्शन कर लेगा. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ने सामने वाले का से क्या करवाया होगा, सामने वाले से लॉस करवाया होगा ना इलेक्ट्रॉन को. ऑक्सीडेशन मतलब तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करवाएगा, ऑक्सीडाइजिंग जैसे हम नहीं जानते कि अगर ट्रेन का टिकट कराना है तो पहले एजेंट के पास जाते थे. एजेंट क्या करता था, ट्रेन का टिकट करता था हमारे लिए, राइट. तो वो ट्रेन एजेंट था, ट्रेन एजेंट. ठीक है, उसी तरीके से समझो यहाँ पे कि हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो ऑक्सीडेशन करवाएगा. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो ऑक्सीडेशन करवाएगा सामने वाले का. ठीक है, खुद का क्या करेगा, अब क्योंकि उसने ऑक्सीडेशन करवाया तो खुद तो उसको इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा ना. तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया, खुद का क्या किया उसने, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया. सर खुद का क्या किया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो खुद का क्या हुआ, रिडक्शन. और उसने करवाया क्या, ऑक्सीडेशन. इसलिए उसको कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. जो फ्लोरीन है
वो इस मामले में बेस्ट है, क्योंकि फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करेगा। वेराज जब वो एक्सेप्ट करेगा तो किसी ना किसी से तो इलेक्ट्रॉन छीनेगा ना, जिससे छीना उसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। अब खुद को लिया, क्या हुआ, रिडक्शन। बढ़िया बात, अगर समझ में आ रही है ऐसे तो, नहीं आ रही तो तुम्हारा बेसिक खराब है, जाओ। अब पॉइंट ड्राइव फ्रॉम दिस टेबल आर ये पहला पॉइंट है, F2 गैस जो है उसका एसीपी सबसे हाईएस्ट है, मतलब F2 जो है वो बहुत ही आसानी से रिड्यूस हो जाता है F नेगेटिव में, और दैट इज वाई इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आई एम सो सॉरी, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वेयर एज Li की जो वैल्यू पॉजिटिव है, और Li बिल्कुल भी नहीं करना चाहता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन नहीं करना चाहता, इसलिए वो एक पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होगा। रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा, सामने वाला रिडक्शन करेगा, रिडक्शन मतलब उसको इलेक्ट्रॉन देगा और खुद का ऑक्सीडेशन। रिड्यूसिंग एजेंट का क्या होगा, खुद का ऑक्सीडेशन होगा भैया। जी समझ गया। रिड्यूसिंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिडक्शन पोटेंशियल। किसी भी एलिमेंट की रिड्यूसिंग पावर बढ़ेगी तो रिडक्शन पोटेंशियल घटेगा, उसका रिडक्शन पोटेंशियल घटेगा। रिड्यूसिंग पावर क्या हुआ, रिड्यूसिंग पावर क्या हुआ, रिड्यूसिंग पावर का मतलब वो ऑक्सीडेशन करेगा, और ऑक्सीडेशन तो तभी करेगा ना जब इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। समझ रहे होगे मेरी बात को, समझ में आ गई होगी। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज थी तुम्हारी जो मैंने बताई, उसका डेफिनेशन ये रहा, इफ SRP वैल्यू ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स आर अरेंज्ड इन अ सीरीज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर देन दिस सीरीज फॉर्म्ड इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसमें जो एप्लीकेशन है, अगर SRP की वैल्यू घट रही है तो रिड्यूसिंग पावर इंक्रीज करेगी, SRP की वैल्यू घट रही है तो ऑक्सीडाइजिंग पावर डिक्रीज करेगी, रिड्यूसिंग पावर बढ़ेगी, ऑक्सीडाइजिंग पावर डिक्रीज करेगी। एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन। ये डायनियल सेल के लिए वैलिड है। डायनियल सेल का ई सेल जो होता है 1.1 वोल्ट होता है, पढ़ा रखा है सब कुछ। मेटल विच आर हायर अप इन सीरीज, हाँ वो नीचे वाले मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है। ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तुम पढ़ते थे Zn प्लस CuSO4, तो ध्यान रखना जो Zn है वो CuSO4 को डिस्प्लेस कर सकता है, जो Zn है वो CuSO4 को, देखो Cu ये रहा, और Zn कहाँ है भाई, Zn ये रहा, ठीक है। तो ये चीज को ध्यान रखना कि कहाँ गया भाई, इट शोज दैट लिथियम नहीं इधर होगा, है ना, ये रहा कि मेटल्स विच आर हायर अप इन सीरीज कैन डिस्प्लेस्ड बाय मेटल लोअर इन द सीरीज। ओह सॉरी, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है सही से। मेटल विच आर हायर अप इन सीरीज कैन डिस्प्लेस्ड बाय मेटल लोअर इन द सीरीज। लोअर मेटल में अगर तुम देखो गौर से तो यहाँ पे तुम्हारे पास जिंक है, और जब तुमने जिंक को रिएक्ट कराया कॉपर सल्फेट के साथ तो तुम्हारा जिंक जो कॉपर है वो डिस्प्लेस हो गया है, तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट जो तुम्हारे पास है ये देखो CuSO4 प्लस Zn या फिर Fe, तो ये डिस्प्लेस हो गया। दे आर मोर रिएक्टिव देन कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट से ज़्यादा रिएक्टिव होता है वो, बस ये रीजन है उसका, ठीक है। मेटल प्लेस्ड अबव देन हाइड्रोजन कैन रिलीज, हाँ जो हाइड्रोजन से ऊपर होगा वो हाइड्रोजन गैस रिएक्शन करने के बाद रिलीज करता है। किसके साथ रिएक्शन करेगा, क्योंकि वो मेटल है, मेटल प्लस एसिड अगर रिएक्ट करता तो हमें पता है क्या मिलता था, गैस मिलती थी H2 और एक सॉल्ट मिलता था, ठीक है। तो वो H2 गैस कब मिलेगी, जब जो तुम्हारे मेटल्स ऊपर वाले हैं, कौन से ऊपर, हाइड्रोजन से ऊपर, वो रिलीज करते हैं इसलिए, ठीक है। ये एग्जांपल है। कॉपर जब HCl के साथ रिएक्ट करता है तो वो नहीं बना पाता है कंपाउंड, वेराज Mg जो रिएक्ट करके बनाता है कंपाउंड, H2 गैस रिलीज होती है, ठीक है। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग इस चैप्टर के क्वेश्चंस। कौन से क्वेश्चन करेंगे, नरस्ट इक्वेशन पे बेस्ड सारे क्वेश्चन करेंगे अभी हम लोग। 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन है भाई, 8 क्वेश्चन, ठीक है। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 8 के 8 हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे। तो एक बार ये हम लोग देख लो कि हम लोगों ने कहाँ तक चीज़ें कंप्लीट कर लिया, हम लोगों ने रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सारी चीज़ें समझ ली। तो अब इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ओके तो अब हम लोग देखते हैं इसमें क्वेश्चंस, ठीक है। अभी हम लोगों ने जल्दी से सारे कुछ नर्स्ट इक्वेशन एंड जो भी रिलेशनशिप था नर्स्ट इक्वेशन का, डेल्टा जी वाला, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू माइनस NF E0 सेल वाला रिलेशन हम लोगों ने पढ़ लिया। इसके अलावा हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर लिया है नर्स्ट इक्वेशन को, तो अब उस पर बेस्ड जो भी क्वेश्चन है हम लोग उनको करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है, फॉर द सेल Zn to Zn पॉजिटिव 2 मोलर इसकी कंसंट्रेशन दी हुई है, और Cu2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन दी है और वो Cu में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। सबसे पहले तो इसका हाफ सेल लिख करके दिखाना है हमको, मतलब जो मैंने पढ़ाया था तुम्हें रिडक्शन हाफ सेल और ऑक्सीडेशन हाफ सेल, या फिर एनोड का हाफ सेल और कैथोड का हाफ सेल। उसके बाद एक सेल पोटेंशियल मतलब ई सेल निकालना है, मतलब यहाँ पे नर्स्ट इक्वेशन लगानी है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले रिएक्शन के लिए हाफ सेल लिख के दिखाओ। हाफ सेल क्या होगा इसका, Zn से Zn2 पॉजिटिव, मतलब Zn का क्या हुआ है सर, है आंसर चाहिए ना तुमको, हाँ। तो Zn का क्या हुआ सर, यहाँ पर Zn जो है बेसिकली Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में बदल गया है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये जो हमारी रिएक्शन हुई है ये है हमारी हाफ सेल रिएक्शन, क्या है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन, क्या है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन, ठीक है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन। अच्छा सर ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन कैसे हो सकती है, क्योंकि मैंने तुम्हें पीछे पढ़ाया था हाफ सेल रिएक्शन, चलो देख लेते हैं नोट्स में, सारी चीज़ें नोट से कनेक्ट करके करेंगे हम लोग, ठीक है। ये देखो यहाँ पे मैंने बताया था कि ये जब तुम्हारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन हो जाएगा और ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन, यस यहाँ पे आ रहा है। तो ये जो हमारा हाफ सेल रिएक्शन है, पीछे
ये है एनोड हाफ सेल रिएक्शन और ये कैथोड। यही सेम क्वेश्चन आया था दोबारा 2024 में। 2024 में एकदम सेम क्वेश्चन आया था। तो ये देख रहे हो Zn से Zn2 पॉजिटिव, ये एनोड हो गया। एनोड बेसिकली क्या होता है, एनोड पे क्या होता है, देखो यहाँ लिखा हुआ है एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। तो वो ऑक्सीडेशन हाफ सेल हो गई। हाँ जी सर, ऑक्सीडेशन हाफ सेल हो गई जी सर। तो ये रहा, आ जाओ। तो ये तुम्हारा ऑक्सीडेशन हाफ सेल हो गया। अच्छा, अब कॉपर के बारे में क्या होगा, कॉपर 2 पॉजिटिव, यही 2 इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से निकला होगा उसको वो ले लेगा और वो बनाएगा क्या, कॉपर। तो ये क्या हो गया सर तुम्हारा रिडक्शन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन भी लिख लो, चलो ठीक है। तो ये हो गया। अब ये पहला क्वेश्चन हमारा डन, पहला क्वेश्चन हमारा डन। पहले क्वेश्चन में कुछ भी नहीं पूछा। ये फर्स्ट क्वेश्चन मतलब ए का पार्ट का आंसर था। बी क्वेश्चन में हमसे पूछा है ई सेल की वैल्यू। ई सेल के लिए फॉर्मूला याद होना चाहिए तुमको। ई सेल इज इक्वल्स टू होता है ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन इंटू लॉग एंड देन कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। देन कॉन्सेंट्रेशन मतलब प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी। चलो, तो यहाँ पे हमारे पास ई नॉट सेल है क्या, नहीं सर है। तो ई नॉट सेल तो है। ई नॉट सेल कैसे निकलता है सर, ई कैथोड माइनस या फिर ई राइट हैंड साइड माइनस ई लेफ्ट हैंड साइड, है ना। ई कैथोड का फॉर्मूला क्या होता है, ई आर माइनस ई एल। ई राइट हैंड साइड पे सर रिडक्शन, तो रिडक्शन इनमें किसका हुआ है, CO2 दोनों रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है दोनों हमें। अच्छा, ये तो अपना गैल्वेनिक सेल है, अगर तुम याद करो तो ये हमने क्या पढ़ा था, ये डैनियल सेल तो है, इसका EMF तो तुम्हें याद होना चाहिए यार, नहीं याद है क्या। ई नॉट सेल क्या होता है, 1.1 वोल्ट होता है, 1.1 वोल्ट होता है इसका सर आंसर। इसका आंसर क्या होता है 1.1 वोल्ट। अगर तुम्हें नहीं याद है तुम पीछे जाके नोट्स में भी देख सकते हो, बाकी हम लोग इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। ई रिडक्शन, रिडक्शन पोटेंशियल कौन सा होगा, ये वाला होगा, क्योंकि ये रिडक्शन पोटेंशियल में बड़ी वैल्यू है ना, रिडक्शन पोटेंशियल में बड़ी वैल्यू है, ठीक है। तो अब देखो, जब 2 रिडक्शन पोटेंशियल दिया होता है तो उसमें किसको कंसीडर करते हैं, तो जो वैल्यू बड़ी होती है हम उसको कंसीडर करते हैं। दोनों ही रिडक्शन पोटेंशियल बाय डिफॉल्ट दिया हुआ है क्या, हाँ सर, ये भी रिडक्शन हो रहा है, ये भी रिडक्शन हो रहा है, बट इसमें सर रिडक्शन में ये वाली वैल्यू बड़ी है, इसलिए हम लोग इसको कंसीडर कर रहे हैं, इसलिए हम लोग इसको कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले सर यहाँ पर हो जाएगा, ज़्यादा नहीं लिखते हैं, ई Cu2 पॉजिटिव टू Cu माइनस ई Zn2 पॉजिटिव टू Zn। दोनों ही रिडक्शन पोटेंशियल है सर, हाँ जी, दोनों ही रिडक्शन पोटेंशियल है। 0.34 इसकी वैल्यू होती है, माइनस ऑफ माइनस 0.76 इसकी वैल्यू होती है। व्हेन यू विल सॉल्व दिस इट विल बिकम 1.10 वोल्ट। दिस इज द ई नॉट सेल। तो ई नॉट सेल आ गया, तो ई सेल नहीं निकाल सकते हो। ई सेल क्या हो जाएगा, ई सेल हो जाएगा तुम्हारा ई नॉट सेल मतलब 1.10 वोल्ट इंटू और 0.0, अच्छा इंटू नहीं, माइनस 0.059 0.059 अपॉन एन। एन कितना है 2 इंटू लॉग ऑफ कंसनट्रेशन देना है हमको। कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यूज़ क्या दी गई हैं, दी गई है कि नहीं दी गई है। कॉन्सेंट्रेशन है Zn2 पॉजिटिव टू Cu2 नेगेटिव, सॉरी 2 पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा, तो ये दिया गया है 2 और नीचे दिया गया है 0.5, तो 2/0.5 लिख दो इसको। 2/0.5 विल भी यहाँ पे 10 हो जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा 5 to the 10 4 हो जाएगा, आई गेस 4। तो ये log 4 की वैल्यू कितनी होती है, log 4 की वैल्यू होती है 0.6, ठीक है। 1.10 वोल्ट माइनस 0.059 अपॉन 2 इंटू 0.64, इसको काट लो यार। 0.23 6 2 2 4 0.32 के आसपास ये आ रहा है, 0.32 के आसपास ये आ जा रहा है। अब इसको कैलकुलेट कर लेना, ये 1.1 वोल्ट आ रहा है, ये आ जाएगा माइनस ऑफ 0.0178 वोल्ट, ये आ जाएगा इसको सॉल्व करने पे 1.0822 वोल्ट। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ द ई सेल, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ द ई सेल। समझ गए बच्चा पार्टी, समझ गए बच्चा पार्टी। देखो, बढ़िया से पूरा एक्सप्लेनेशन है, ईच एंड एवरी स्टेप जो है मैंने यहाँ पे बताया। भले ही 10-15 मिनट 20 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा तुम्हारे लेक्चर में टू कंप्लीट दिस क्वेश्चन का सीरीज़, बट हमें सारे के सारे क्वेश्चंस को डेप्थ में डिस्कस करना ही करना है, ठीक है। ईच एंड एवरी स्टेप मतलब मैंने कैलकुलेशन भी तुम्हारे लिए करके दी है, ठीक है। चलो, ये शीट हमारी फालतू मतलब की आ रही है, इसको हटा दो। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, जिंक रॉड इज डिप्ड इन 0.1 m सॉल्यूशन ऑफ ZnSO4। द सॉल्यूशन इज 95% डिसोसिएटेड एट दिस सॉल्यूशन, एट दिस डाइल्यूशन। तो मतलब एक सॉल्यूशन तुम्हारे पास ऑलरेडी है 0.1 m मोलर का, उसके बाद एक सॉल्ट है जो कि 95% डिसोसिएट होकर के, तो कॉन्सेंट्रेशन तो इंक्रीज कर जाएगी, है ना। 95% डिसोसिएट करेगा अगर, तो कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर जाएगी। तो 95/100 फाइनल कॉन्सेंट्रेशन विल बी 95/100 अपॉन सॉरी प्लस 0.1, सही बोल रहा हूँ शायद मैं, सही है। तो ये बनेगा 0.95 प्लस 1 0.1, ये बना क्या हमारा 0.95 प्लस 0.1, ये आ जाएगा 0.96 और तो उसमें कुछ होने वाला लग नहीं रहा है मुझे। चलो,
तो ये 95/100 है ना सर, तो 1 और 2 0.95, ठीक है। हाँ जी सही सर। चलो तो अब इसके बाद और देखो क्या दिया हुआ इसमें, जो Zn है वो टूटा होगा, तो Zn जो टूटा होगा वो Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के वो Zn बना लेगा, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के वो Zn बना लेगा, ठीक है। मैंने कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, अच्छा Zn2 पॉजिटिव से Zn की वैल्यू दी हुई है 0.76, कोई बात नहीं, नेक्स्ट इक्वेशन लगाओ ना, E इज इक्वल्स टू E0, E0 की वैल्यू दी है क्या, माइनस 0.059 अपॉन n लॉग ऑफ, ऊपर आ जाएगा Zn2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन, नीचे आ जाएगा Zn, ये तो भाई इस क्योंकि 1 हो जाएगा, क्योंकि मैंने तुम लोगों को समझा रखा है जब भी हमारे पास सॉलिड या प्योर लिक्विड होता है तो उसकी कंसंट्रेशन को हम लोग 1 ले लेते होते हैं, तो ये 1 हो गया यहाँ पे। तो अब यहाँ पे आ जाएगा E0 0.76 माइनस 0.059 अपॉन n की वैल्यू कितनी आ जाएगी ब्रो, अच्छा कि अल्टीमेटली प्लस हो जाएगा लेकिन चलो भी नहीं समझते हैं, अपॉन n कितना है 2 है सर, n कितना है 2 है सर, और log ऑफ 0.096 दिस इज द फाइनल कंसंट्रेशन है ना, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 96 × 10⁻3, ठीक है। ओके तो ये बनेगा 0.76 माइनस का माइनस 0.059 को अगर मैं डिवाइड कर लूँ 2 से, तो ये बन जाएगा 0.029 इंटू लॉग ऑफ दिस मच, तो ये आ जाएगा माइनस का 1.0223, हाँ जी सही है। तो ये अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, दोनों माइनस तो था, ठीक है, तो ये अल्टीमेटली हो जाएगा माइनस 0.76 माइनस 0.0302। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये बनेगा माइनस का 0.7902 वोल्ट, तो मतलब जो तुम्हारा ई सेल का वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा, ई सेल की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, माइनस का 0.79, ठीक है। इस चीज़ को याद रख लेना, ठीक है। चलो तो ये क्वेश्चन भी आई गेस समझ में आ गया होगा, डिटेल डिस्कशन है, थोड़ा बहुत यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन कर रखी थी ऑलरेडी, तो मैंने डाल दिया यहाँ पे, तो बस इसमें अब कैलकुलेशन में टाइम इन्वेस्ट नहीं करेंगे, 10 मिनट का वीडियो ऑलरेडी होने लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल एट 298 केल्विन कॉपर, अच्छा यहाँ पे E0, अच्छा तो इसके लिए पहले तो मैं रिएक्शन लिखनी पड़ेगी, मतलब हाफ सेल्स लिखने पड़ेंगे। दूसरा हमें कुछ दिया हुआ है क्रोमियम और आयरन का, तो इससे हम लोग E0 निकाल सकते हैं, इस डिटेल से हम लोग E0 निकाल सकते हैं, मतलब इन दोनों डिटेल से ऑब्वियसली E0 निकाल सकते हैं, एंड ऊपर से रिएक्शन निकाल सकते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, पहले तो रिएक्शन बना लो। सबसे पहले देखो क्रोमियम जो है वो क्रोमियम 3 पॉजिटिव में जाएगा, उसकी कंसंट्रेशन 0.01 मोलर दी गई है। सॉल्ट ब्रिज बनाओ। सर आपको कैसे पता चला इसको यहाँ रखना है, बढ़िया क्वेश्चन बेटा, बढ़िया क्वेश्चन। Fe 3 पॉजिटिव, इसकी कंसंट्रेशन दी हुई 0.1 मोलर, और ये कहाँ कन्वर्ट कर जा रहा है, Fe में, सही बात है ना। हाँ अब मुझे कैसे पता चल गया क्या कैसे होगा, है ना। तो देखो एक चीज़ समझो, ये है अनोड, ये है तुम्हारा, जैसे हमारे पास क्या होता है, E0 सेल की वैल्यू होती है E रिडक्शन माइनस E ऑक्सीडेशन, या फिर E राइट हैंड साइड इज दिस। यहाँ पे क्या हो रहा है, तुम्हारा रिडक्शन हो रहा है, और तुम देखो तो रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं किया क्या इसने, किया तो है, और इसने लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं किया क्या, किया तो है, देखो है ना। तो इसलिए हम लोग इसको ऐसे सेट कर दिए, तो ये हमारी हाफ सेल रिएक्शन हो गई, ये हमारी क्या हो गई, हाफ सेल रिएक्शन हो गई। अब अगर यहाँ से E0 सेल की वैल्यू हम लोग बात करें, तो E0 सेल तो निकाल सकते हो, E0 सेल तो निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे भैया बोलो, कैसे निकालिएगा। तो E0 रिडक्शन माइनस E0 ऑक्सीडेशन, मतलब यहाँ पे भी रिडक्शन पोटेंशियल ही आएगा, ठीक है। अच्छा तो अब इन दोनों में रिडक्शन पोटेंशियल किसका बढ़ा है, किसका बढ़ा, जल्दी बताओ। माइनस 0.04, जो नेगेटिव में वैल्यू छोटी होती है वो एक्चुअली में बड़ी होती है, आय हाय हाय मैथ्स। माइनस 0.44 वोल्ट सर, हाँ जी, माइनस 0.74 जी सर। इसको सॉल्व करने पे हमें मिलेगा, क्योंकि ये प्लस का हो जाएगा, ये वैल्यू बड़ी 0.3 के आसपास आ जाएगा, है ये 0.3 के आसपास आ जाएगा, 4 - 4 0.30 वोल्ट आ जाएगा तुम्हारा ई सेल। तो फाइनली सर आपने ई सेल निकाल दिया, हाँ जी निकाल दिया मैंने ई सेल। लो E0 सेल इज इक्वल्स टू 0.30 वोल्ट्स, जी सर जी सर जी सर। डन है भाई, डन है बोलो। जब E0 सेल निकाल दिया, नेक्स्ट इक्वेशन लगाओ, ई सेल इज इक्वल्स टू, नेक्स्ट इक्वेशन जितनी बार लिखोगे तुम्हारा फायदा है भाई, ठीक है। तुम्हें इक्वेशन याद हो जाएगी, 0.059 अपॉन n लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन क्या है, अच्छा उस ऊपर आ जाएगा तुम्हारा क्या, क्रोमियम 3 पॉजिटिव, और नीचे आ जाएगा Fe 2 पॉजिटिव। सर ये आपको कैसे पता चला, ये आपको कैसे पता चला, अरे मैंने तुमको लोगों को पढ़ाया तो था भाई कि क्या आता है, ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, क्रोमियम का, और रिडक्शन किसका हुआ है, Fe का। बेटा एक चीज़ और याद रखना, Fe हमेशा अपने स्टॉकियोमेट्री के साथ जाएगा, तो उसकी स्टॉकियोमेट्री ये जो है वो उसके पावर में आ जाएगी, जो उसकी स्टॉकियोमेट्री है वो उसके पावर में आ जाएगी। एक सेकंड में कुछ उल्टा लिख रहा हूँ, 3 है शायद वहाँ पे,
और क्रोमियम में जो पावर आएगी वो 2 आ जाएगी, ठीक है। अब क्रोमियम की कंसंट्रेशन दी हुई थी 0.01, उसके इसको उसका स्क्वायर कर देना और नीचे आ जाएगा 0.01, उसका तुम क्यूब कर देना, ठीक है। एक सेकंड, कुछ गलत लिख दिया है, उसका स्क्वायर कर देना, ठीक है। हाँ, ये क्यूब करना है ना, बोलो सही लिखा है। एक बार कंसंट्रेशन चेक कर लेते हैं भाई। Fe का जो है वो 0.01 है, 3 है, ठीक है, 0.1 है, Fe का 0.1 है, ठीक है जी, ठीक है। चलो लॉग हो गया ये, यहाँ पे लॉग लगा दो चुपचाप से, ये 0.059 रख दो, ओहो 0.059 रख दो। नीचे लॉग की वैल्यू कितनी आ रही है? अब देखो भाई एक चीज़ समझो, क्योंकि यहाँ पे 2 क्रोमियम है और चार्ज देखो ना, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, मतलब इक्वल तो नहीं है, तो n की वैल्यू 2 या 3 तो नहीं हो सकती है। तो इन दोनों वैल्यूज़ को इक्वल करने के लिए क्या करोगे? 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, दोनों में 6 आ जाएगी, दोनों में दोनों में 6 आ जाएगा। नहीं समझ में आया होगा रिएक्शन? तो बताओ जल्दी से कैसे किया भैया आपने? अरे यार एक बात बताओ, अगर चलो मैं सिर्फ Fe लिखता हूँ, Fe का क्या हो रहा है हमारा रिडक्शन, तो Fe जो है वो 3 पॉजिटिव में प्लस 3 इलेक्ट्रॉन लिया और Fe बना लिया, और Fe बना लिया। दूसरे कलर से कराता हूँ तुम लोगों को इसको, देखो Fe जो 3 पॉजिटिव है उसने 3 इलेक्ट्रॉन ले लिया और Fe जो है वो बना लिया, और जो तुम्हारा दूसरा एलिमेंट है वो क्रोमियम है, तो क्रोमियम जो है उसने क्रोमियम 3 पॉजिटिव या कितना बनाया था क्रोमियम, एक सेकंड क्या हो रहा है, गलत कर दिया ना थोड़ा सा, सर Fe2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, क्रोमियम 3 पॉजिटिव, सॉरी क्रोमियम जो है वो 3 पॉजिटिव में जा रहा है और 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इक्वल नहीं है ना, तो इक्वल करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इसकी स्टॉकियोमेट्री यहाँ भी 2 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा, तो अल्टीमेटली n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6, और बैलेंस रिएक्शन आ गई। देखो ये यहाँ भी बैलेंस रिएक्शन दी हुई है, तो ये जो बैलेंस रिएक्शन होती है वो यहीं से आती है, ध्यान दीजिएगा, इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो चलो n की वैल्यू आ गई 6 माइनस 0.059, अभी तुमने कैलकुलेट कर रखा था बेटा, अभी तुमने कैलकुलेट कर रखा था, ये आ गया n की वैल्यू 6, और यहाँ पे आ जाएगा E नॉट सेल कितना आया था 0.30। अब इसको सॉल्व कर लो, अब इसको सॉल्व कर लो, कैलकुलेशन इज इन योर हैंड भाई, तुम लोग करते रहना अपना। और यहाँ पे आ जाएगा 0.01, ये आ जाएगा 0.31 के वोल्ट के इक्वल, 0.31 वोल्ट के इक्वल। एक एक स्टेप यहाँ पे लिखा हुआ है, किसी भी स्टेप में डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। नेक्स्ट है कैलकुलेट द EMF ऑफ द फॉलोइंग सेल एट 25 डिग्री सेल्सियस। AgS जो है वो Ag पॉजिटिव में गया है, कॉपर 2 पॉजिटिव कॉपर में गया है। अच्छा, E नॉट सेल की वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है और log 10 की पावर n हमें पता है n हो जाता है, ठीक है। इतना वाव क्या है इसमें। E नॉट सेल की वैल्यू कितनी दी गई है 0.46 जो कि पॉजिटिव है। अच्छा, E सेल की वैल्यू क्या निकालनी है हमको? E सेल की वैल्यू होती है हमारी E नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन n log of concentration of Cu2 पॉजिटिव अपॉन concentration of Ag पॉजिटिव। Ag पॉजिटिव 2 हो जाएगा, Ag पॉजिटिव 2 हो जाएगा, ठीक है। क्यों होगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन बैलेंस करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना जरूरी है, ठीक है जी। तो E सेल की वैल्यू आ जाएगी 0.46 माइनस 0.059 अपॉन नीचे, क्योंकि n की वैल्यू 2 होगी, फिर से नहीं बताऊंगा, पीछे जैसे बताया था सेम टू सेम वैसे ही होगा, ठीक है। 2 लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ CO दिया हुआ है 0.1 और कंसंट्रेशन ऑफ 0 बन जाएगा, ये हो जाएगा हमारा। अगर मैं इसको सीधे सीधे वही लिख दूँ तो सही रहेगा ना यार, 10 की पावर -3 दिया हुआ है और ये 10 की पावर -1 दिया हुआ है। इसकी पावर 2 हो जाएगी, एज इट इज रहेगा, ठीक है। ये हो जाएगा 10 की पावर -1, ये हो जाएगा 10 की पावर -6। ये जो है ये ऊपर जब जाएगा तो ये 10 की पावर प्लस का 6 जाएगा और -1 तो प्लस का 5 बन जाएगा ऊपर, तो ये 5 आ जाएगा आई गेस। कितना आ जाएगा? ये 5 आ जाएगा। लॉग वॉक सब सॉल्व कर लिया भाई, लॉग वॉक सब सॉल्व कर लिया, उसीलिए यहाँ पे दिया हुआ था कि 10 की पावर n इज n, 10 की पावर n इज n। अच्छा, लॉग सॉल्व हो गया, 0.059 अपॉन 2 हो गया माइनस 0.46। अब इसको सॉल्व कर लो बेटा, ये तुम्हारे हाथ का चीज़ है। माइनस 0.029 बन जाता है, ये तो हमने बताया था अभी लास्ट क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था। 2 2 4 होता है, 1 बचता है, 2 9 18 होता है, एंड उसके आगे देख लेना, ठीक है। इंटू 5 कर लो, यहाँ पे अगर तुम्हें चाहिए तो 5 होता है, एक्चुअली 955555 आता है वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 0.46 माइनस ऑफ दिस वैल्यू विल बी, एक सेकेंड, दिस वैल्यू विल बी this value will be 0.14, this value will be 0.14, the answer will be 31 आंसर। 2 आ जाएगा, 4 में से 3 2 3 2, ठीक है। ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर फाइनली किसका? ई सेल का, ई सेल का।
ई सेल। ये हो गया तुम्हारा पूरा डिटेल आंसर इस क्वेश्चन का भी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आयरन दिया गया है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड दिया गया, मतलब यहाँ पे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड की कुछ बातचीत हो रही है क्या। कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल ऑफ दिस एंड हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड दिया, बट कोई बात नहीं है। तो एक क्या करो, इसको सबसे पहले तो रिएक्शन में लिख लो। Fe जो होगा वो 2H पॉजिटिव, ये कन्वर्ट कर जाएगा Fe2 पॉजिटिव में, और हाइड्रोजन जो है H2 बना लेगा। बोलो बेटा बोलो, बैलेंस भी है रिएक्शन है नहीं है, नहीं है। तो ई नॉट सेल कैसे निकालते हो तुम। सब सर हम लोग ई नॉट सेल निकालते हैं, अभी आपने बताया था, बहुत बार बताया है, ई कैथोड माइनस ई एनोड। हाँ जी सर। तो ई कैथोड जो है वो तो 0.00 है, और माइनस 0.44 जो है वो तुम्हारा ये है नहीं है। तो ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, आ जाएगी 0.44। उसको छोड़ दो। अब यहाँ से तुम ई सेल पे चल जाओ। ई सेल क्या हो जाएगा, ई सेल जो हो जाएगा वो हो जाएगा 0.44 माइनस 0.059 अपॉन 1, सॉरी एक सेकंड, 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज है, 2 इंटू। अब यहाँ पे लॉग के बाद आप क्या करोगे सर, लॉग के बाद कंसंट्रेशन देखो, 0.001 दी हुई है Fe की, तो मतलब वो हो जाएगा 10 की पावर -3, और ये हो जाएगा 10 की पावर -2। पहले तो लिख दो 10 की पावर -3 और लिखो दो 10 की पावर -2। अब इसके बाद इसकी स्टॉकियोमेट्रीज चेक कर लो। 10 की पावर -3 आयरन है, आयरन है, आयरन, तो हाइड्रोजन वाले में 2 हो जाएगा, आयरन एज इट इज रह जाएगा, हाइड्रोजन वाले में 2 हो जाएगा, वो एज इट इज रह जाएगा। ये हो जाएगा 10 की पावर -4, ऊपर जाएगा 10 की पावर +4, 10 आ जाएगा, log 10 1 होता है। ठीक है जी, समझ में आ रही है कैलकुलेशन। log 10 की पावर -3 इंटू log 10 की पावर 4 बचा 10, log 10 कुछ नहीं 1, log 10 कुछ नहीं 1, कुछ नहीं 1। ई सेल इज इक्वल्स टू हो जाएगा 0.44 माइनस 0.025 सॉरी 2955, राइट, इसको बता दिया मैंने, इंटू 1 तो 1 ही रह जाएगा। अब 0.44 में से इसको माइनस कर लो, तो ये बन जाएगा तुम्हारा 0.4121, ठीक है 1, ये आ जाएगा इसके आसपास यार। ठीक है, ई सेल जो तुम्हारी आ जाएगी वो 0.41 वोल्ट के आसपास आंसर आएगा। ठीक है, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं। बताओ, डिटेल डिस्कशन, सारे के सारे क्वेश्चंस को एकदम बेसिक से लेकर के टॉप तक एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पर तुम्हें। ठीक है, अगला क्वेश्चन मेरा पर्सनली फेवरेट क्वेश्चन होता है, क्योंकि इसमें तुम्हें जो है 2 चीज़ें निकालनी होती है। एक तो डेल्टा जी, उसके लिए तुम्हें उस फॉर्मूला को याद होना चाहिए, और दूसरा लॉग के सी पूछा है कि केसी पूछा है, आए हाय बच गए। अगर केसी पूछता तो एंटी लॉग लगाना पड़ता तुमको। चलो करते हैं, सॉल्व करते हैं। शाबाश। इसमें दिया गया है हमको ई नॉट की वैल्यू दे दी गई है, ई नॉट की वैल्यू नहीं दी गई है बेटा, और डेल्टा जी पूछा गया है। तो डेल्टा जी नॉट का फॉर्मूला क्या होता है भैया, -NF ई नॉट सेल। तो ई नॉट सेल निकालो। ई नॉट सेल क्या होगा सर, ई कैथोड माइनस ई एनोड, ई रिडक्शन माइनस ई ऑक्सीडेशन। अब यहाँ देख लो कौन सा रिडक्शन सर, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है सर। 0.40 आपको दिख रहा है, हाँ जी बताओ 0.763, हाँ जी ये आ जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू बड़ी हो जाएगी, ये आ जाएगा पॉजिटिव। अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले शायद निकाला भी था इस क्वेश्चन में, कहीं पे एकदम सेम डेटा था ना हमारा, तो कहीं पे तो निकाला था। ये देखो नहीं ये नहीं, ये तो ऑलरेडी दिया हुआ है। हाँ देखो ये क्वेश्चन था ना, सेम टू सेम क्वेश्चन था, तो हम लोगों ने ऐसा सेम वैल्यू निकाली भी थी। तो दिस इज ईजी, अगर तुम्हें थोड़ा बहुत भी याद रहता है ना तो बहुत ईजिली तुम उसको निकाल सकते हो। अब लगा दो डेल्टा जी नॉट का फॉर्मूला। डेल्टा जी नॉट एन की वैल्यू कितनी है, 2 ही होगी, क्योंकि तो अपना बेचारा वाला रिएक्शन है। बेचारा वाला रिएक्शन सर कौन सा भी चला, 96500 लगाओ यहाँ पे, इंटू कर लो इसको 0.36 से, इसको सॉल्व कर लो, रुक जाओ एक सेकंड, इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या आ रहा है। कर ही लेते हैं भाई, तुम लोगों के लिए सारा कुछ सही है, लग जाओ आधे घंटे और लेक्चर में। ये आ रहा है तुम्हारा माइनस का 69480 जूल्स पर मोल। सही है सर, सही है। चलो ये हो गया तुम्हारा ए पार्ट, ये हो गया तुम्हारा ऐसा मेंशन नहीं है ए पार्ट बी पार्ट, मतलब ठीक है। अब दूसरा पूछा है लॉग के सी। तो ई नॉट सेल को तुम जानते हो, एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम वी कैन ओनली फाइंड द लॉग के सी। लॉग के सी तुम कब फाइंड कर सकते हो, ओनली एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम। अच्छा सर, एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम हम लोग लॉग के सी को फाइंड कर सकते हैं। हाँ जी बहुत सही बोल रहे हो। तो ई सेल इज इक्वल्स टू क्या होगा, क्योंकि ई नॉट सेल की वैल्यू जो ई सेल की वैल्यू जो है वो 0 हो चुकी होगी, तो ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू 0.059 अपॉन एन लॉग ऑफ के सी। एन की वैल्यू तुम्हें पता थी, हाँ सर 2 है। ई नॉट सेल की वैल्यू पता है, हाँ सर। तो log Kc will become finally what, n times E naught cell upon 0.059, हाँ जी सर, 2 into 0.360 upon 0.059. This will give us 12.20 आंसर।
लॉग केसी का। बट अगर केसी पूछते तो थोड़ा क्वेश्चन टफ हो सकता था, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को अभी तक एंटी लॉग नहीं आती है। एक छोटा सा वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा मैं पूरी की पूरी एंटी लॉग की भी, उसको जाके वहाँ से एंटी लॉग को सीखना। एंटी लॉग सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई तुम लोगों के लिए, ठीक है। एंटी लॉग आना चाहिए तुमको एट एनी कॉस्ट, ठीक है। चलो तो ये हो गया हमारा भैया आपका ये वाला क्वेश्चन भी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन रह रहे हैं यार, और चलो करा ही देता हूँ। अ कॉपर सिल्वर सेटअप इज द कॉपर आयन कंसंट्रेशन इज दिस मच एंड द कंसंट्रेशन इज नोन is not known. The cell potential measured is 0.4 volt. Calculate, determine the concentration. अरे है, ये तो बुरा क्वेश्चन है भाई, बुरा क्वेश्चन है। देखो लगेगा तो इसमें भी नेक्स्ट इक्वेशन, E नॉट सेल इज इक्वल्स टू ई सेल, सॉरी ई सेल होता है ना, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन और लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशंस। एक बात बताओ, ई नॉट सेल निकालने आता है तुमको? हाँ सर। दोनों की वैल्यू दी हुई है, हाँ सर। अब देखो यहाँ पे कौन सी बड़ी है सर, 0.80 बड़ी है सर, 0.80 बड़ी है सर। माइनस कर लो बेटा, एकदम सिंपल है ये तो, 0.34 माइनस कर लो, ये आ जाएगा 0.46 वोल्ट, ये आ जाएगा 0.46। ये एजी वाला क्वेश्चन है क्या? हाँ, पीछे आया हुआ अभी था ये आंसर, दिखाऊँ? दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे इन्होंने खुद से दिया हुआ है ना, ये एजी वाला ही क्वेश्चन है ना, एजी और कॉपर। तो देखो यहाँ पर भी एजी और कॉपर है। तो कुछ वैल्यूज अगर तुम्हें याद हो गई क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करते, तो उसको रटना नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं यू आर अ जीनियस स्टूडेंट, ठीक है। तो अगर तुम्हें प्रैक्टिस करते करते याद हो रही तो इट्स वेरी गुड, ठीक है। हर चीज़ हम एग्जाम में बैठ के निकालते थोड़ी ना रहेंगे यार। जेई का एग्जामिनेशन है, नीट का एग्जामिनेशन है, कॉम्पिटिशन टफ है ना। तो बच्चे 2 मिनट में निकाल रहे हैं, तुम 2 मिनट में निकाल रहे हो, तो बच्चे आधे सेकंड में निकाल रहे हैं। आधे सेकंड सर, आधे मिनट, ठीक है। तो अब इसको आगे देखो कैसे करेंगे। अब इसमें ई नॉट सेल आ गया सर, अब आप लगा दो ई सेल का लगा दो। ई सेल दिया हुआ है क्या इस क्वेश्चन में? हाँ दिया हुआ है। सेल पोटेंशियल मेजर्ड, सीधे पुट करूँ, फॉर्मूला लिख दिया है, 0.422 इज इक्वल्स टू 0.46 इज माइनस 0.059 अपॉन एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्योंकि कॉपर वाला सेल है तो 2 ही होने चाहिए। लॉग ऑफ ऊपर कंसंट्रेशन है 0.1, इसकी कंसंट्रेशन हमें नहीं मालूम है, हम इसको x मान लेंगे। और ये देखो भाई एक चीज़ ध्यान देना कि यहाँ पे ये x का स्क्वायर होगा, क्योंकि एजी जो है वो 2 है। एजी जो अगर तुम इसकी रिएक्शन लिखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि एजी जो तुम्हारा वो 2 है, ठीक है। तो एजी की पावर 2 x की पावर 2 आ जाएगी। यहाँ पे थोड़ा बहुत एंटी लॉग फॉग करना पड़ेगा यार, करेंगे। तो यहाँ पे से देखो अगर इसको सीधे इधर ले आऊँ मैं, तो ये बनेगा मेरा, ये बनेगा 0.1 अपॉन एक्स का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एंटी लॉग 1.288। इन सबको सॉल्व करोगे ना जब तुम, तो 1.228 के आसपास आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली अब यहाँ पे से एक्स स्क्वायर नहीं निकाल सकते हो, निकाल सकते हैं सर। एक्स स्क्वायर बेसिकली निकल जाएगा तुम्हारा, ये आ जाएगा 19.41 नहीं आएगा इसका आंसर। चलो इसके बाद आगे कैलकुलेशन तुम लोग खुद कर लेना यार, ठीक है। एक्स स्क्वायर एंटी लॉग नीचे आएगा तो फिर वो फिर से भी तो लॉग ही बनना है उसको। ये आ जाएगा तुम्हारा 7.1 इंटू 10 की पावर भी आएगी -2, ठीक है। ये देख लेना, ये क्वेश्चन में हमारा हो गया ख़त्म। चलो ये क्वेश्चन तुम्हारा अपना है भाई, इसको तुम लोग खुद से ट्राई करना। हम लोगों ने अभी फिलहाल 10 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन मैंने तुम लोगों को खुद से करके आने के लिए दिया है। चलो तो अब हम लोग चैप्टर में आगे बढ़ते हैं, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन एंड इट्स मेजरमेंट को। तो अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन एंड इट्स मेजरमेंट, ठीक है। दिस इज द सेकंड पार्ट। एज आई टोल्ड यू कि जो चैप्टर है वो तुम्हारा 3 पार्ट में डिवाइडेड होगा। अभी इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन किए थे नर्स्ट इक्वेशन के, तो सॉरी इस पार्ट को डिवाइड कर लो, इस चैप्टर को डिवाइड कर लो। मैंने तुम्हें बताया था कि जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है हमारा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो तुम्हारा है जो चैप्टर है वो बेसिकली 3 डिविजन्स में है। जो पहला पार्ट है हमारा वो नर्स्ट इक्वेशन एंड बेसिक टर्म्स है, और नर्स्ट इक्वेशन की सारी जो रिलेशंस हैं डिफरेंट वो है। दूसरा पार्ट जो है वो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास में हम लोग वो चीज़ें कंप्लीट करेंगे, दैट इज द कंडक्टेंस, ठीक है। आज की क्लास में मतलब ये पूरे के पूरे वन शॉट में जो सेकंड पार्ट है वन शॉट का, वो हमारा कंडक्टेंस का पार्ट है। एंड जो थर्ड पार्ट है हमारा वो होता है फिर इलेक्ट्रोलिटिक सेल या फिर फैराडेज का फर्स्ट एंड सेकंड लॉ। तो इस पार्ट को बहुत अच्छे से तुम लोग जो है कंप्लीट करोगे, ठीक है। चलो तो अब यहाँ पे हम लोगों को जो कंडक्टेंस डिस्कस करनी है, उसमें सबसे पहली चीज जो डिस्कस करने के लिए है वो रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस क्या होता है सर? इट इज द हिंड्रेंस प्रोवाइडेड बाय अ कंडक्टर इन द पासिंग ऑफ द करंट। करंट के पासिंग में जो कंडक्टर ने हिंड्रेंस प्रोवाइड की थी, हर एक पर्टिकुलर एलिमेंट हो, चाहे मेटल हो चाहे नॉन मेटल हो, उसमें जो होता है जो बेसिकली करंट जब उसमें से पास करता है तो उस करंट को रोकने की, उस करंट को रेजिस्ट करने की प्रॉपर्टी होती है, दैट इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस, ठीक है। तो जो हमारे पास मेटल होते हैं, जो हमारे पास मेटल्स होते हैं,
जनरली वही कंडक्टर होते हैं, और कंडक्टर्स में जो होता है ये रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती है, मतलब कंडक्टर जो होता है वो बहुत कम अमाउंट ऑफ करंट को रोकता है फ्लो करने से, ज्यादातर को जाने देता है, ठीक है। तो इस बात को याद रखना। रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर डिपेंड्स ऑन फर्स्ट लेंथ ऑफ द वायर, सेकंड क्रॉस सेक्शन एरिया। जो रेजिस्टेंस जो होता है वायर का वो दो चीजों पर डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, और रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। सो फ्रॉम दीज टू इक्वेशंस वी कैन से दैट की रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। सो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो टाइम्स एल अपॉन ए, रो टाइम्स एल अपॉन ए। इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज है हमारा वो क्या है कि देखो, अब जो इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे वो है हमारा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो एल अपॉन ए, ये मैंने भी जस्ट बता दिया। अब इसके आगे बात करें तो यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, यूनिट जो होती है रेजिस्टेंस की वो होती है ओम। क्या होती है? ओम। ओम को दिखाते हैं इस तरीके से, इस तरीके से दिखाते हैं। सो रो इज इक्वल टू, अगर मुझे रेजिस्टिविटी निकालनी है तो रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस इनटू एरिया अपॉन लेंथ, ये बात को याद रखना, ठीक है। इस बार जो तुम्हारा, क्योंकि कंडक्टर जो करंट इलेक्ट्रिसिटी वो चैप्टर तो है नहीं कि भैया तुमसे रेजिस्टेंस निकलवाएंगे, जो हमें सीखना है इस पर्टिकुलर लेक्चर में वो सीखना है कि रेजिस्टिविटी क्या होती है। रेजिस्टिविटी समझ रहे हो? रेजिस्टिविटी इज दिस। तो रेजिस्टिविटी क्या होगी? रेजिस्टेंस इनटू एरिया अपॉन एल। आर इज द रेजिस्टेंस, ए इज द एरिया, एल इज द लेंथ, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया आर इज इक्वल टू रो टाइम्स एल अपॉन ए। रो क्या है सर? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, जिसको हम लोग कहते हैं रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी इट इज द मटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी व्हिच मींस कि डिफरेंट पर्टिकुलर वायर का डिफरेंट जो होगा रेजिस्टिविटी होगा। आ गया होगा मेरे ख्याल में समझ में। नेक्स्ट चीज जो हमें डिस्कस करने के लिए है वो है रेजिस्टिविटी। मैंने बता दिया, इट इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ कंडक्टर, ये हाँ, इन अ यूनिट लेंथ है ना, यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, व्हेन वी हैव आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। तो ये जो रेजिस्टिविटी होती है, रेजिस्टेंस कब बन जाती है? तब बन जाती है जब लेंथ की वैल्यू 1 हो जाए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की वैल्यू 1 हो जाए, तो इन दोनों का जो डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन आएगा वो 1 आ जाएगा, तो रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू रेजिस्टिविटी। तो एरिया इज इक्वल टू 1 मीटर, लेंथ इज 1 मीटर स्क्वायर, लेंथ इज इक्वल टू 1 मीटर। देन जो रो का फॉर्मूला होता है वो आर के इक्वल होता है। यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की यूनिट जो होती है ओम मीटर होती है। क्या होती है वो? ओम मीटर। नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा वो है कंडक्टेंस का पार्ट। कंडक्टेंस क्या होता है? कंडक्टेंस द ईज विद विच करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर, द ईज विद विच करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर, द ईज विद विच द करंट फ्लोज थ्रू द कंडक्टर इज कॉल्ड कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस का फॉर्मूला सी हो जाएगा, सी अपॉन आर हो जाएगा, 1 अपॉन आर, मतलब रेजिस्टेंस का उल्टा। रेजिस्टेंस का उल्टा क्या होगा? कंडक्टेंस। तो C इज इक्वल टू 1 अपॉन आर हुआ भाई। तो 1 अपॉन आर मतलब रो एल अपॉन ए। अब ये ए ऊपर जाएगा तो ए अपॉन रो एल, तो ए अपॉन रो एल जो है वो कंडक्टेंस का फॉर्मूला है, ठीक है। इसमें अगर थोड़ा सी चीजें और देखो तो ए अपॉन एल को हम लोग अलग और 1 अपॉन रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी को अलग लिख सकते हैं। ये जो 1 अपॉन रेजिस्टेंस तुमने लिखा है, 1 अपॉन रेजिस्टिविटी जो तुमने लिखा है, इस 1 अपॉन रेजिस्टिविटी को हम कंडक्टिविटी कहते हैं। आराम से समझो भाई, ठीक है। यहाँ पे मैं एक बार तुम लोगों को रुक के फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। जब हमने कंडक्टेंस निकाला तो कंडक्टेंस होता है 1 अपॉन रेजिस्टेंस। 1 अपॉन रेजिस्टेंस से पुट करोगे रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला आर अपॉन एल अपॉन ए। ये ए ऊपर चला जाएगा तो फॉर्मूला फाइनली बनेगा ए अपॉन रो एल। अब यहाँ पे से हम लोगों ने a अपॉन एल को अलग कर लिया और 1 अपॉन रो को अलग कर लिया। 1 अपॉन रो इज 1 अपॉन रेजिस्टिविटी, 1 अपॉन रेजिस्टिविटी इज नथिंग बट कंडक्टिविटी। रेजिस्टिविटी का जो उल्टा होता है वो कंडक्टिविटी होती है, जिसको कप्पा कहते हैं, के से डिनोट करते हैं, ठीक है जी। ठीक है इतनी बात। चलो अब यहाँ से एक और चीज आती है कि 1, अच्छा एल अपॉन ए जो होता है वो उसको कहते हैं सेल कांस्टेंट। एल अपॉन ए जो होता है उसको कहते हो सेल कांस्टेंट। मतलब ये एल अपॉन ए, यहाँ पे एल है, समझ रहे हो, यहाँ पे एल है, तो मतलब ये ए जब नीचे आएगा, तो जब ये नीचे आएगा तो ये बनेगा नीचे एल अपॉन ए, एल अपॉन है, तो ये मतलब है 1 अपॉन सेल कांस्टेंट लिखा हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है? 1 अपॉन सेल कांस्टेंट इनटू 1 अपॉन कंडक्टिविटी, 1 अपॉन रेजिस्टिविटी। तो ये जब ऊपर जाएगा तो कंडक्टिविटी बनेगा। तो फाइनल फॉर्मूला क्या सीखने में आया है? C इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रो इनटू 1 अपॉन सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट जिसको G स्टार या फिर G नॉट से भी नोट करते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें तुम्हें नोट्स में यहाँ पे मिली हुई लिखी हुई है। 1 अपॉन A अपॉन L इनटू K, K is the conductivity, K is the conductivity which is inverse of the resistivity, which is inverse of the resistivity। सेल कांस्टेंट जो होता है वो G नॉट होता है, G नॉट मतलब L अपॉन A, G नॉट होता है L अपॉन A, तो कंडक्टेंस इज इक्वल्स टू होता है कंडक्टिविटी इनटू 1 अपॉन L अपॉन A। ये मैंने भी पीछे समझाया था। इस L अपॉन A को G स्टार कह सकते हो, तो कंडक्टिविटी क्या, कंडक्टेंस क्या हो जाएगा? कंडक्टिविटी इनटू 1 अपॉन सेल कांस्टेंट या 1 अपॉन रेजिस्टिविटी इनटू 1 अपॉन सेल कांस्टेंट। तो ये फॉर्मूला फाइनली कंडक्टेंस का आया, दैट K अपॉन G नॉट। अब अगर हम बात करें सेल कांस्टेंट की यूनिट की, तो सेल कांस्टेंट की यूनिट देखो L अपॉन A है ना, तो ऊपर लेंथ है, लेंथ का मीटर, नीचे आ जाएगा मीटर स्क्वायर, एक से कट जाएगा, 1 अपॉन मीटर 1 मीटर इनवर्स। ये रहा यूनिट। यूनिट ऑफ कंडक्टेंस ओम इनवर्स होता है। ओम इनवर्स को हम लोग कहते हैं साइमंस, ओम इनवर्स को हम लोग कहते हैं साइमंस। और यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी होती है साइमन मीटर इनवर्स, साइमन मीटर इनवर्स। आई होप मैं तुम्हें समझाने में सक्षम रहा हूँ।
चलो तो जो नेक्स्ट अब यही है, देखो अगर तुम देखो तो ये सेकंड पार्ट तो बहुत इजी पार्ट है, क्योंकि तुम्हें रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस तुम्हें आता है, बहुत अच्छे तरीके से आता है ना। तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी तुम सीख चुके हो ऑलरेडी, ठीक है। अब जो नेक्स्ट पार्ट बचता है इसमें, जो नया सीखना है वो ये है मोलर कंडक्टिविटी और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है इसको समझो। मोलर कंडक्टिविटी को हम लोग लैम्डा एम से और लैम्डा पाई एम से दोनों से डिनोट करते हैं। तो द कंडक्टेंस ऑफ अ सॉल्यूशन kept between electrodes at a unit distance apart and having the area of cross section large enough to accommodate sufficient volume solution that contains 1 mole of electrolyte, उसको हम लोग कहते हैं बेसिकली मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी। द कंडक्टेंस ऑफ अ सॉल्यूशन kept between the electrode apart, जो कि एक यूनिट डिस्टेंस है, यूनिट सेक्शन से, क्या कहते हैं उसको, 1 मोल इलेक्ट्रोड लिया हो, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट होगा उसमें, और जो तुमने इलेक्ट्रोड रखा होगा वो यूनिट डिस्टेंस पे है। एग्जैक्टली जो इलेक्ट्रोड तुमने लगाया है वो यूनिट डिस्टेंस पे, और जो कंसंट्रेशन है उस इलेक्ट्रोलाइट की वो 1 मोलर है या फिर 1 मोल है, ठीक है। तो उस कंडीशन पे जो कंडक्टिविटी निकलती है उसको हम लोग कहते हैं मोलर कंडक्टिविटी। उस कंडीशन पे जो कंडक्टिविटी निकलती है उसको हम लोग कहते हैं मोलर कंडक्टिविटी। तो लैम्डा एम होता है मोलर कंडक्टिविटी, कप्पा होता है हम जानते हैं इनटू ए अपॉन एल। तुमने क्या कहा था, एरिया लोगे तुम 1, तो सॉरी एरिया को नीचे लिख लोगे तो एल अपॉन ए हो जाएगा, विच इज सेल कांस्टेंट, ठीक है। अब लैम्डा एम यहाँ पे बन जाएगा, इसी फॉर्मूले को देखो, गौर से देखना, मैं लिखता हूँ, लैम्डा एम इज इक्वल्स टू कप्पा इनटू ए अपॉन एल, ये है फॉर्मूला। तो लैम्डा एम विल बी इक्वल्स टू कप्पा इनटू वॉल्यूम लिख दूं, ये वॉल्यूम है। क्यों, कैसे समझते हैं, क्यों कैसे भी समझते हैं, एक मिनट। कैसे लिख दिया सर आपने कप्पा इनटू वॉल्यूम? देखो इसमें यहाँ पर ये कहा गया था, कंडीशन में ये कहा गया था कि 1 मोल है और जो तुम्हारा है यूनिट डिस्टेंस, मतलब एल की वैल्यू 1 है। तो जब एल की वैल्यू 1 डालोगे बेटा, जब एल की वैल्यू 1 डालोगे तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ या एरिया इंटू हाइट। तो एरिया तुम्हारा एरिया ही है, लेंथ की वैल्यू 1 है, और यहाँ पे भी लेंथ की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वॉल्यूम भी बन जाएगा। तो ये आ गया लैम्डा एम इज इक्वल्स टू कप्पा इंटू वॉल्यूम। नहीं समझ में आया होगा वॉल्यूम तो फिर से जाकर के रिवाइंड करो इस वीडियो को, समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो मैं बता भी देता हूँ, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया इंटू लेंथ। यहाँ पे कंडीशन अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन कंडीशन ये है कि लेंथ की वैल्यू कितनी लेनी है 1, तो एरिया इंटू 1 ये वॉल्यूम हो गया, और वॉल्यूम एक्चुअली एरिया के इक्वल आ गया। तो यहाँ पे हम वॉल्यूम लिखें या एरिया लिखें, दोनों बात सेम है, और लेंथ की वैल्यू तो 1 है, 1 डाल दिए तो ये आ गया हमारा। सो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, लेंथ 1 डालने पे ये सारा कुछ हुआ, और वॉल्यूम जो है वो एरिया के इक्वल हो गया। तो फाइनल फॉर्मूला लैम्डा एम इज इक्वल्स टू कप्पा इनटू वॉल्यूम लिखो या कप्पा इनटू एरिया लिखो, दोनों बात सेम है, ठीक है सर। अब मोलर, इसमें दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन, मतलब डाइल्यूशन करने पे मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है। दिस इज बिकॉज द टोटल वॉल्यूम ऑफ वी सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन। देखो क्योंकि मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू कप्पा इनटू एम है, कंडक्टिविटी को अगर हम वी है, और कंडक्टिविटी को अगर हम लोग कांस्टेंट कंसीडर करें तो लैम्डा एम किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वॉल्यूम के। वॉल्यूम बढ़ाओगे तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी सर, समझ गए होंगे मेरे ख्याल में यार। रिलेशन बिटवीन lambda m and molarity, relationship between lambda m and molarity is lambda m is equals to kappa into 1000 upon capital M, kappa into 1000 अपॉन कैपिटल एम, ठीक है। तो ये जो है तुम्हारी ये मोलर कंडक्टिविटी आ जाती है। यहाँ पे ये जो नीचे हमने लिखा है ये मोलैरिटी है, कप्पा इज इक्वल्स टू कंडक्टिविटी एंड 1000 तो भाई एक नंबर ही है, ठीक है। सो लैम्डा एम की जो यूनिट होती है वो होती है साइमंस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, साइमंस सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स, ये दोनों ही यूनिट हमारी लैम्डा एम की है। तो ये लैम्डा एम का जब रिलेशन निकला जब हमारे पास मोलैरिटी गिवन होगी, तो दिस इज द फंक्शन विच विल गिव द रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट, बिटवीन लैम्डा एम एंड कप्पा, लैम्डा एंड कप्पा। एक आता है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, तो मोलर कंडक्टिविटी ही लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बन जाती है। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी में अगर कंसंट्रेशन जो है तुम्हारा वो 0 को टेंड करे, अगर कंसंट्रेशन तुम्हारा जो है वो 0 को टेंड करे तो जो तुम्हारी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है वो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बन जाती है। फिर से बताऊं, जो कंसंट्रेशन जब तुम्हारा 0 को टेंड करने लगे तो तुम्हारे मोलर कंडक्टिविटी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बन जाती है। व्हेन द कंसंट्रेशन टेंड्स टुवर्ड्स 0, सी गोज टुवर्ड्स
towards zero, then lambda m की वैल्यू जो है वो lambda not m बन जाती है. When concentration approaches zero, the molar conductivity reaches a limiting value known as limiting molar conductivity. मोलर कंडक्टिविटी जो होती है वो एक ऐसी वैल्यू पे पहुंच जाती है जिसको हम लोग लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं. इलेक्ट्रोलाइट दो तरीके का होता है भाई, ठीक है. इलेक्ट्रोलाइट तुम्हारा दो तरीके का होता है, एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, दूसरा होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो 100% डिसोसिएट कर जाए पानी में जाने के बाद. वीक इलेक्ट्रोलाइट 5% से 6% तक डिसोसिएट करता है पानी में जाने के बाद. देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है मैंने, ठीक है. 5 से 10% के आसपास जो है ये डिसोसिएट करता है. तो अगर तुमने, हाँ चलो अब देखो, अब यहाँ पे आता है ये डीबे-हैकल-सोनसागर इक्वेशन का ग्राफ. ये आता है ग्राफ, ये बताता है ये एक स्ट्रेट लाइन और एक ऐसा. तो ये स्ट्रेट लाइन है, ये तुम्हारी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की है, और ये जो वीक लाइन है, वीक इलेक्ट्रोलाइट की लाइन है, वो जो दूसरी लाइन है तुम्हारी कर्व टाइप की, ठीक है. अब यहाँ पे समझाना ये हमें ये चाहते हैं कि फॉर अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लैम्डा मतलब जो मोलर कंडक्टिविटी होती है वो इंक्रीज होती है बहुत स्लोली ऑन डाइल्यूशन, ना के बराबर इंक्रीज होती है यार, ठीक है. कैन रिप्रेजेंट बाय टीएचओ इक्वेशन. समझाता हूँ, एक बार अच्छे से समझने की कोशिश करो. दैट अगर हमारे पास NaCl है, अगर हमारे पास NaCl है, तो NaCl क्या है सर? NaCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है. NaCl अगर एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो वो जब तुम पानी में डालोगे उसको तो वो 100% डिसोसिएट कर जाएगा, मतलब Na पॉजिटिव NaCl नेगेटिव में बन जाएगा. तो जब तुम वापस पानी उसमें और डालोगे, समझना, जब तुमने NaCl में पानी को डाला, NaCl में पानी को डाला तो NaCl जो डिसोसिएट किया, अच्छी बात है सर. अब NaCl जो है वो 100% ऑलमोस्ट डिसोसिएट कर चुका है जब तुमने पानी डाला था स्टार्टिंग में, क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, वो 100% ऑलमोस्ट डिसोसिएट कर चुका था, ठीक है. सही बात है सर. तो अब उसके बाद क्या है, जब तुमने उसको 100% डिसोसिएट कर गया, जब तुमने उसको पानी में डाला, तो जब एक चीज ध्यान देना, जब पानी तुम और डालोगे, तो क्या फर्दर NaCl डिसोसिएट करेगा क्या? नहीं सर. हो सकता है 1% 2% करे, लेकिन अब वो 100% हो चुका है, मतलब 99% तो हो ही गया होगा ऑब्वियसली. तो अब उसके पास जो 1% होगा वो हो सकता है डिसोसिएट करे. तो मतलब ये है कि अगर तुम्हारा सॉल्यूशन ऐसा है, इसमें आयन से तो ये कंडक्टेंस होगा इसमें, तो तुमने जब पहले आयन डाला वो 100% टूट गया, अभी इसकी कंडक्टेंस अच्छी खासी है, ठीक है. अब तुम डाइल्यूशन कर रहे हो, पानी डाल रहे हो, तो ये आयंस क्या हो रहा है? घट रहा है ना भाई, बोलो. आयंस क्या हो रहा है? घट रहा है सर. जब आयंस, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, 100% टूट गया था, अगर हमने और पानी डाला तो आयंस की कंसंट्रेशन घटेगी. जब आयन की कंसंट्रेशन घटेगी तो ये कंडक्टेंस, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा क्या? क्योंकि आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो ज्यादा अच्छी कंडक्टिविटी होगी. अब यहाँ पर क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ आयंस कम है तो कंडक्टिविटी भी कम होगी. बोलो बेटा, समझ में आई? जैसे नेहा की बात समझ में आ जाती है एक बार में, वैसे ही भी समझ में आना चाहिए मेरी बात भी, ठीक है. क्या समझे कि सर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में अगर आप डाइल्यूशन कर रहे हो तो हो सकता है जो मोलर कंडक्टिविटी हो वो बहुत स्लोली इंक्रीज करे या ना करे. क्यों? क्योंकि जो आयंस हैं वो एक बार में 100% डिसोसिएट करने के बाद वो बन चुके हैं. अब जो पूरा का पूरा वॉल्यूम है उसमें आयंस घट रहे हैं, तो भैया आयंस घट रहे हैं इसलिए कंडक्टिविटी घटेगी. तो ये चीज याद रखना. इसी वजह से अगर तुम दौर से देखो तो ये स्ट्रेट लाइन सा ग्राफ बनता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में. लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट जो है वो 5 से 6% डिसोसिएट किया था, ठीक है. अब जब तुम डाइल्यूशन करोगे तो पहली बार में तो 5 से 6% डिसोसिएट कर गया था, लेकिन दूसरी बार डाइल्यूशन करोगे तो फिर हो सकता है 2% और डिसोसिएट करे, तीसरी बार डाइल्यूशन करोगे तो 3% और डिसोसिएट करे, चौथी बार डाइल्यूशन करोगे तो मतलब क्या हो रहा है, डिसोसिएशन एज डाइल्यूशन इंक्रीज कर रहा है, एज डाइल्यूशन डिसोसिएशन इंक्रीज कर रहा है, मतलब नंबर ऑफ आयंस एज डाइल्यूशन इंक्रीज हो रहे हैं. इसका मतलब है कंडक्टिविटी बढ़ेगी. आई होप ये मैं तुम्हें समझा पाया हूँ. दिस इज द डीबे-हैकल-सोनसागर इक्वेशन. ये आपके एग्जामिनेशन में सीधा पूछ लिया जाता है, तो अगर तुम्हें याद रहा तो तुम डीबे-हैकल-सोनसागर इक्वेशन लिख के आ जाओगे, नहीं याद रहा नहीं लिखाओगे, ठीक है भाई. अब इसके बाद फिर से हमारे पास क्वेश्चंस आ गए हैं बहुत सारे, और इसके बाद पहले एक बार मैं कॉर्शेल्स लॉ को डिस्कस कर देता हूँ. कॉर्शेल्स लॉ को डिस्कस करने के बाद हम लोग सारे के सारे क्वेश्चंस को भी करेंगे. लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द सम ऑफ द इंडिविजुअल आयन. जैसे अगर NaCl है तो NaCl की कंडक्टिविटी कैसे लिखोगे? तो तुम लिखोगे लैम्डा NaCl, लैम्डा नॉट NaCl इज इक्वल्स टू लैम्डा नॉट Na प्लस लैम्डा नॉट Cl. इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, मतलब कंडक्टिविटी को इंडिविजुअली ऐड करके लिख सकते हो. अगर ये जो तुम्हारा Mgcl2 होता अगर मान लो, तो फिर तो ये स्टोइकियोमेट्री के साथ होता, Mg और 2Cl नेगेटिव, तो ये स्टोइकियोमेट्री के साथ जाता, मतलब लैम्डा नॉट Mg2 पॉजिटिव प्लस लैम्डा 2 टाइम्स लैम्डा नॉट Cl नेगेटिव विल बी इक्वल्स टू लैम्डा नॉट Mgcl2. समझ रहे हो बात को? हाँ जी सर, बहुत अच्छे से समझ गए, ठीक है. नोट इफ एन इलेक्ट्रोलाइट ऑन डाइल्यूशन गिव्स n नंबर, हाँ ये मैंने n1 वाला जो तुम्हें समझाया वो ये रहा, ठीक है. एग्जांपल देखो, Al2SO4 होल 3, तो ये 2Al3 पॉजिटिव बना और 3SO4 2 नेगेटिव बना. समझ में आई मेरी बात? कि जैसे डिसोसिएशन करेगा उस चीज को ध्यान रखना, जितना ज्यादा डिसोसिएशन होगा जितने आयंस के साथ होगा तो वो आयंस उतने सारे आयंस भी होंगे उसके साथ, मतलब n नंबर ऑफ आयंस बना है तो n नंबर ऑफ आयंस तुम्हें लिखना है उस रूल में, n नंबर ऑफ आयंस तुम्हें लिखना है उस रूल में. एट हायर कंसंट्रेशन, देखो
weak electrolyte have lower degree of dissociation. Hence, for such electrolyte, the change in lambda m with dilution is due to increase in the degree of dissociation and consequently the number of ions in the solution that contains 1 mole of electrolyte. बेसिकली ये वही तुम्हें समझाना चाह रहे हैं जो मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले समझाया कि वीक इलेक्ट्रोलाइट में कंडक्टिविटी बढ़ती है तुम्हारी डाइल्यूशन के साथ साथ, ठीक है। अब आते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ये होता है कि कितना डिसोसिएट किया तुम्हारा इलेक्ट्रोलाइट पानी में जाने के बाद। द रेशियो ऑफ मोलर कंडक्टिविटी टू दी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी विल गिव अस द लैम्डा, विल गिव अस द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इस पे भी सवाल लगाए मैंने 1 2 3 4 5 6 एंड इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस। अब देखो 16-17 मिनट का में हम लोगों ने बेसिकली ये इलेक्ट्रोलिसिस के पूरे के पूरे कंडक्टेंस टॉपिक को कवर किया है। अब 10 मिनट इसके क्वेश्चन करेंगे, आधा घंटा में ये भी कवर हो गया, ठीक है। तो बहुत ही प्यार से और बहुत ही माइन्यूट नोट बनाए, कोई भी फालतू बातचीत नहीं है, बकवास चीज़ नहीं है। अब देखो ये जो हम लोगों ने सीखा यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू, अब यहाँ पे हम लोग सीखेंगे कि क्वेश्चन में कैसे आता है। कैलकुलेट द लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ Al नेगेटिव, Al3 पॉजिटिव। एक क्वेश्चन इसका भी लिया है मैंने जो तुम्हारा कौन सा है, चेल्स लॉ का। उसके बाद डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे भी क्वेश्चन है, देखो कैलकुलेट लैम्डा एम। अच्छा इस पे नहीं है, हाँ कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ईच एंड एवरी क्वेश्चन मैंने लिया है कि तुम्हारा सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलो जल्दी से पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे किसका क्वेश्चन, पहले कंडक्टेंस वाले पार्ट का क्वेश्चन करेंगे, फिर इधर भी आएंगे, ठीक है। तो अब हम लोग ये क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने सारी चीज़ें वीक इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, डीएचओ इक्वेशन सारी चीज़ें देख ली है, ठीक है। तो अब हमारा पहला क्वेश्चन था मोलर कंडक्टिविटी। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस करने के लिए सबसे आसान तरीका ये है कि जो भी चीज़ें तुम्हें पता है वो लिख लो। मोलर कंडक्टिविटी में जो कॉन्सेंट्रेशन दी गई है वो 1.5 मोलर दी गई है, ठीक है। फाउंड टू बी मोलर कंडक्टिविटी होता है कप्पा दिया गया है 138.9, ठीक है। तो कैलकुलेट द कंडक्टिविटी ऑफ दिस सॉल्यूशन। तो कंडक्टिविटी तो क्या, ओहो ये मोलर कंडक्टिविटी नहीं है, एक सेकेंड। हाँ जी, लैम्डा एम की वैल्यू मतलब लैम्डा एम जो होता है तुम्हारा उसकी वैल्यू दी गई है 138.9, ठीक है। ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे से फॉर्मूला लगाएं तो K इज इक्वल्स टू, हमें फॉर्मूला पता है लैम्डा, अरे यार क्या हो रहा है ये, लैम्डा एम इज इक्वल्स टू क्या होता है, कप्पा इंटू 1000 अपॉन कैपिटल एम। कैपिटल एम रिप्रेजेंट्स द कंसंट्रेशन विच इज द मोलैरिटी। तो लैम्डा एम इंटू एम अपॉन 1000, दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर द कप्पा। तो कप्पा विल बी इक्वल्स टू व्हाट, लैम्डा एम की वैल्यू दी हुई थी 138.9 इंटू 1.5 इज द कंसंट्रेशन अपॉन 1000। तो यहाँ से एक जीरो हटाओगे तो एक और जीरो आ जाएगा, यहाँ से एक और हटाओगे तो यहाँ एक और जीरो आ जाएगा। ये आ जाएगा तुम्हारा कट कुटा के 0.208। दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं यार, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को ही देखो, द रेजिस्टेंस ऑफ दिस मच ऑफ मोलर, मतलब कंसंट्रेशन तुमको दी गई 0.0128, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू दी गई 200। द सेल कांस्टेंट ऑफ द कंडक्टिविटी इज, अच्छा तो जी स्टार की वैल्यू या फिर एल अपॉन ए की वैल्यू दी गई है तुमको 1। कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी, तो निकालो मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, कप्पा इंटू 1000 अपॉन एम। अच्छा कप्पा क्या होता है तुम्हारा कंडक्टिविटी 1 अपॉन आर, मतलब बेसिकली 1 अपॉन रेजिस्टिविटी होता है ना, तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला डालोगे तो 1 अपॉन आर, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है क्या, आर इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। डेरिवेशन करने का बिल्कुल मन नहीं है मेरा यार, तो आ जाएगा आर इंटू ए अपॉन एल। तो यहाँ पे लिखूंगा आर इंटू ए अपॉन एल, एल ऊपर चला जाएगा एल अपॉन ए। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया गया है तुमको वो वैल्यू दी गई है एल अपॉन ए 1 की, कितनी दी गई है, एल अपॉन ए की वैल्यू 1 दी गई है। तो कप्पा की रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई 1/200 और ये 1 दे दिया। तो लैम्डा एम की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारी बताओ, लैम्डा एम की वैल्यू 1/200 आ जाएगी। 1/200 लैम्डा एम की वैल्यू आ गई। तो लैम्डा एम का फॉर्मूला क्या होता है, के इंटू 1000 अपॉन एम। तो अगर तुमको यहाँ से लैम्डा एम निकालना है तो निकालो। कप्पा कितना दिया गया तुमको, ओके। कंडक्टिविटी तो नहीं पता है भैया, है हाँ, तो यहाँ पे हम लोग लैम्डा एम निकाल सकते हैं, दैट 1 इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी 200 इंटू 0.01। इसको सॉल्व करने पे ये आ जाएगा तुम्हारा 500 आ जाएगा, ठीक है। तो तुमको निकालना था कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी, दैट इज मोलर कंडक्टिविटी इज द लैम्डा एम, ठीक है। तो ये हम लोगों ने फाइनली निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया, द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ कूलम ऑफ 0.05 NaH। अच्छा ये कॉन्सेंट्रेशन दी गई है तुमको। कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला अभी पीछे पढ़ाया था, फिर से नहीं बताऊंगा। सिंपल फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस इनटू एरिया अपॉन एल, मतलब लेंथ। तो रेजिस्टेंस दिया गया 5.5 10 की पावर 3
इनटू एरिया की वैल्यू नहीं दी गई है, शिट यार एरिया निकालना पड़ेगा इसमें। एरिया है 1 सेंटीमीटर, लेंथ है, एरिया होता है क्या पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा एरिया पाई आर स्क्वायर 3.14 क्रॉस 0.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 0.5 का स्क्वायर 0.25, 3 इंटू 14 इंटू 0.25 है ना, 0.25 यहाँ आ रहा है 0.25 इंटू 0.785, ये आ जाएगा रेजिस्टेंस। यहाँ पर लिखो 0.785 अपॉन लिखोगे नीचे क्या, लेंथ 50 दी गई है, काटो कटम कुटम मचाओ यहाँ पे, और यहाँ से आ जाएगा ये 87.135 ओम सेंटीमीटर। ओम सेंटीमीटर इज द रेजिस्टिविटी। और बताओ क्या पूछा था, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी तुम जानते हो के होता है, के इज इक्वल टू 1/रो होता है। 1/रो का मतलब 1/87.135 विच विल बी ऑब्वियसली 0.0114 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, देख लेना इसको और अगर डिटेल में देखना है तो। ठीक है, अब मोलर कंडक्टिविटी थी लैम्डा एम हो जाएगा कप्पा इंटू 1000/m, तो कप्पा की वैल्यू भी निकाली हमने 0.0114 इन 8 भी ले लो इंटू 1000/m की वैल्यू क्वेश्चन में दी होगी 0.05। इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ये हटाएंगे तो 2 0 ऊपर आ जाएगा, सही बात लिखी मैंने। और यहाँ से ये हटाओगे तो 1 2 3 4 5 कुछ 0 नीचे आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये आ जाएगा 229.6। ठीक है, ये आ गया लैम्डा एम। तो ये 3 तुम्हारे आंसर आ गए। ये तुम्हारा 3 मार्क्स का क्वेश्चन था जो कि कब पूछा गया था, एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन 2023 का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल कंटेनिंग इतना मच, अच्छा कोई स्केल कंडक्टिविटी दी हुई है हमको 0.146 10 की पावर -3। रेजिस्टेंट दिया गया है हमको 1500 ओम। सेल कांस्टेंट क्या होता है बेटा बताओ, सेल कांस्टेंट हो जाएगा यहाँ पे से क्या, कप्पा इंटू रेजिस्टेंस। कप्पा की वैल्यू दी हुई तो है 146 इंटू 10 की पावर -3, रेजिस्टेंस है 1500। इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा 0.219 सेंटीमीटर इनवर्स। 0.219 सेंटीमीटर इनवर्स, दिस इज़ द सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, चलो ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कोचेल्स लॉ। कोचेल्स लॉ मैंने तुम्हें पीछे ऑलरेडी पढ़ा दिया है, ठीक है, तब जाकर के हमने कोई क्वेश्चंस लिए थे यहाँ पे। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन जो है तुम्हारा ये हम लोगों का इस पे है बेस्ड, कोचेल्स लॉ वगैरह पे, ठीक है, और उसके एप्लीकेशंस पे। तो ये हमें दिया गया है क्या फाइंड करने के लिए, है कैलकुलेट लैम्डा एम ऑफ एसिटिक एसिड, और कुछ चीज़ें दी गई हैं। ठीक है, तो फाइंड कर लेते हैं हम लोग लैम्डा एम। कैसे निकालेंगे लैम्डा एम? सबसे पहले तो देखो एक बात बताओ, लैम्डा एम जो CH3COH का होगा, CH3COOH का होगा, वो क्या होगा, दैट लैम्डा एम ऑफ CH3COO नेगेटिव प्लस लैम्डा एम ऑफ H पॉजिटिव, यही तो होगा भाई। लेकिन ये तुमको दिया नहीं गया, हमें दिया गया इसका और इसका। तो देखो इन दोनों को ऐड करो, है किन दोनों को ऐड करें सर, इन दोनों की वैल्यूज़ को ऐड कर लो और इसको घटा देना, मतलब 426 प्लस 91 माइनस कितना है ये तुम्हारा आंसर, माइनस ये कितना दिया था इसकी वैल्यू 126 माइनस 126, ये आ जाएगा तुम्हारा आंसर इसका। तो 7927 911 517। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ से क्योंकि यहाँ से देखो अगर तुम इन दोनों को ऐड भी कर दोगे HCl को, तो यहाँ पे से एक NaCl फिजूल मतलब का बनेगा और उस NaCl को हमें सॉल्यूशन से हटाना पड़ेगा। तो हमने 126 उसके लिए माइनस कर दिया, आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेट द डिग्री। अच्छा, यहाँ पे तुम्हें अल्फ़ा निकालना है, तुम्हें अल्फ़ा पता होना चाहिए। अल्फ़ा क्या होता है भाई बताओ, अल्फ़ा होता है तुम्हारा लैम्डा एम अपॉन लैम्डा नॉट एम। यहाँ से निकाल लेना इसको, अब इसको कराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कंडक्टिविटी दी गई हमको। तो ये तो फिर ये क्वेश्चन कराते हैं तुम्हें। देखो इस क्वेश्चन को समझो, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, तुम लोग इसको देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में दिया है कंडक्टिविटी ऑफ इतना मच सॉल्यूशन, मतलब कंसंट्रेशन दी हुई। तो लैम्डा एम कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी होती है कप्पा इंटू 1000/m। कप्पा इंटू 1000/m। कप्पा की वैल्यू दी है क्वेश्चन में 1000 इंटू 5.25 10 की पावर -5 अपॉन 2.5 इंटू 10 की पावर -4। इनको सॉल्व करने पे क्या आना चाहिए, एक सेकेंड, 210 आ रहा है। इसको सॉल्व करने पे 210 आ रहा है। ठीक है, तो हमें पता है लैम्डा एम ऑफ HCOOH ये कैसे ब्रेक करेगा, लैम्डा एम ऑफ
लैम्डा नॉट m ऑफ HCOO नेगेटिव प्लस लैम्डा नॉट ऑफ H पॉजिटिव। सही बात लिखी है। ये इसके लिए HCOH के लिए क्या दिया हुआ है 50 और इसके लिए दिया हुआ है 349। जोड़ दो ना यार, जोड़ दो 349 50 प्लस 349.5 ये आ जाएगा 400 पूरा पूरा। ये आ जाएगा कितना 400 पूरा पूरा। तो लैम्डा की वैल्यू नहीं निकाल सकते हो, लैम्डा एम की वैल्यू 210 निकाले थे तुम और ये 400 आ गई तो ये कट जाएगा, कटम कुटम 0.5 के आसपास आ जाएगा आंसर तुम्हारा, 0.5 के आ जाएगा आसपास। चलो ये क्वेश्चन एक और रहा हमारे पास। ये क्वेश्चन अब तुम लोग अपने से घर पे ट्राई करना। 2 क्वेश्चंस मैंने बेसिकली एक क्वेश्चन में सॉल्यूशन छोड़ा है ना, हाँ इसलिए तुमने वो बता दिया मैंने कैसे निकलेगा। ये क्वेश्चन खुद से करिएगा ठीक है। चलो क्योंकि लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा वरना यार, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस एंड फ्राडेज लॉ। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वो सेल होता है जब देखो व्हेन एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाइड बिकम्स ग्रेटर देन ई नॉट सेल, ई नॉट सेल से ज़्यादा हो जाता है इसमें, तो हम लोग उसको कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो अपोजिट होने लगता है। जैसा गैल्वेनिक सेल में फ्लो था उसके जिंक से कॉपर, यहाँ कॉपर से जिंक हो जाएगा। देखो यहाँ शायद लिखा है, मैंने नहीं लिखा है, कोई बात नहीं है। तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इस कंडीशन में बन जाता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज यूज्ड टू कैरी आउट नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन एंड द प्रोसेस टेक इन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलिसिस। और बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, एनर्जी हमारी लगती है, एनर्जी कंज्यूम होती है। एक टॉपिक मुझे तुम लोगों को पढ़ाना था, दैट इज द प्योरिफिकेशन ऑफ इम्प्योर कॉपर। देखो इसमें एक्चुअली क्या होता है, हम एक बेसिकली बीकर लेते हैं जिसमें हम लोग, अरे यार, जिसमें हम लोग क्या करते हैं 2 इलेक्ट्रोड लगाते हैं, ठीक है। 2 नहीं बन रहा है सही, ठीक है। इसमें हम लोग 2 इलेक्ट्रोड लगाते हैं, एक ये इलेक्ट्रोड है और एक ये इलेक्ट्रोड है, ठीक है। और इन दोनों को हम लोग बाहर की बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, बाहर की बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। दिस इज द पार्ट ऑफ कैथोड, दिस इज द पार्ट ऑफ कैथोड जहाँ पे हमारे पास कॉपर रहेगा, और दिस इज द पार्ट ऑफ एनोड, दिस इज द पार्ट ऑफ एनोड जो कि हमारा इम्प्योर कॉपर रहेगा। क्या रहेगा यहाँ पे? इम्प्योर कॉपर। और ये प्योर कॉपर होगा, यहाँ पे क्या होगा? प्योर कॉपर, ठीक है बेटा, समझ गया बात को। अब क्या होता है बेसिकली कि जो Cu2 पॉजिटिव होता है, Cu2 पॉजिटिव आयन डिस्चार्ज एट कैथोड, ठीक है। इम्प्योर यहाँ से ये टूट के इसमें जाता है और फिर यहाँ जाता है, ठीक है। तो मतलब Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन वो गेन करता है और Cu बना करके वो चला जाता है। और ये कहाँ पर होता है? इट इज डिपॉजिटेड एट कैथोड। ये मेरी बात समझ में आ गई होगी। एनोड पे क्या होता है? देखो एट एनोड कॉपर इज डिजॉल्व्ड, कॉपर डिजॉल्व हो जाता है सॉल्यूशन में, डिजॉल्व्ड मतलब बेसिकली ऑक्सीडाइज हो जाता है। ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाता है वो कॉपर? Cu जो है वो Cu2 पॉजिटिव में गया और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन उसने छोड़ा, तो ये Cu2 पॉजिटिव यहाँ आया और ये Cu2 पॉजिटिव तुम्हारे उस मेटल पे जाके डिपॉजिट होता जाता है, ठीक है। क्या होता जाता है? डिपॉजिट होता जाता है। तो इम्प्योर कॉपर कहाँ पे रहेगा तुम्हारा? इम्प्योर कॉपर सर हमारा रहता है एनोड पे, और प्योर हुआ हुआ कॉपर जो है हमारा वो कैथोड पे मिल जाता है। कैथोड पे हमारा प्योर हुआ हुआ कार्बन मिल जाता है। कौन सा? प्योर कॉपर। आ गई होगी मेरी बात समझ में। अब जो इसमें पढ़ना है वो इलेक्ट्रोलिसिस है। फराडे का दोनों लॉ है। फराडे का जो लॉ होता है वो बेसिकली क्वांटिटेटिव एक्सपेक्ट होता है इलेक्ट्रोलिसिस का। पहला लॉ ये कहता है कि द अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन व्हिच अकर्स एट एनी इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। जितना ज़्यादा चार्ज उससे पास करोगे उतना ज़्यादा डिपोजिशन होगा, जितना ज़्यादा चार्ज पास करोगे उतना ज़्यादा डिपोजिशन। इसका मतलब है W ग्राम ऑफ सब्सटेंस गेट डिपॉजिटेड ऑन पासिंग Q अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, तो W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, तो यहाँ पे आ जाता है ZQ। Z क्या है सर? एक इक्विवेलेंट कांस्टेंट है, यहाँ लिखा होगा मैंने, एक इलेक्ट्रोकेमिकल कांस्टेंट है या फिर इक्विवेलेंस है। तो Z की वैल्यू होती है इक्विवेलेंट वेट अपॉन 96500 इंटू IT, और फिर ये इक्विवेलेंट वेट जो होता है ये मॉलिक्यूलर वेट अपॉन n फैक्टर बन जाता है इंटू 96500 इंटू IT हो जाता है। तुम्हारा ये फाइनल फॉर्मूला Z का आपको याद रखना। I जो है तुम्हारा वो करंट है, एम्पियर्स में होगा, T जो है तुम्हारा टाइम है वो सेकेंड्स में होगा, ठीक है। अब ये सेकंड लॉ जो कहता है वो ये कहता है द अमाउंट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस लिबरेटेड बाय द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पासिंग थ्रू द इलेक्ट्रोलिसिस सॉल्यूशन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंस वेट। ये E1 जो है वो W1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना इक्विवेलेंस वेट होगा उतना ही ज़्यादा वहाँ से तुम्हारा जो बेसिकली है क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी पास होती है उतना ज़्यादा होता है, ठीक है। इक्विवेलेंस वेट अगर किसी ने पूछा तो मॉलिक्यूलर वेट अपॉन n फैक्टर होता है, दैट सेट। तो इसी के साथ ये चैप्टर जो है तुम्हारा खत्म होता है हमारा बेसिकली। अब इसमें 2 क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, दोनों क्वेश्चंस जो हैं वो इलेक्ट्रोलिसिस पे मतलब फैराडेज लॉ पे हैं, तो ये दोनों क्वेश्चन मैं तुम लोगों को करा देता हूँ, ठीक है। और तो इसमें मेरे ख्याल में कुछ बच नहीं रहा, हम लोगों ने सारी चीज़ें ऑलमोस्ट कवर कर ली है, राइट। अब हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं और इसको चैप्टर को
एंड करते हैं। अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड फॉर 10 मिनट विद अ करंट ऑफ, ओके आई की वैल्यू दे दी है 1.5, टाइम की वैल्यू दे दी है 10 मिनट, इसको कन्वर्ट कर लेना 10 × 60 में आ जाएगा सेकंड्स में, क्योंकि वो एम्पियर में दिया हुआ है तो 600 सेकंड्स। व्हाट इज द मास, अरे यार ये तो बेकार क्वेश्चन है यार, सीधे लगाओ फॉर्मूला, सीधे फॉर्मूला क्या लगाओगे, एक सेकेंड, सीधे फॉर्मूला लगा दो। W इज इक्वल टू क्या होता है, Z होता है सर। इक्विवेलेंस के बारे में कुछ नहीं दिया है क्या, हाँ दिया है, हाँ दिया है। तो 63.56 अपॉन कितना इलेक्ट्रॉन का चेंज होगा, कॉपर सल्फेट है तो कॉपर सल्फेट Cu2 पॉजिटिव बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा कॉपर और कॉपर बना देगा, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n फैक्टर की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, अरे यार फॉर्मूला देख लो अगर दिक्कत है तो। ये रहा मॉलिक्यूलर वेट ऊपर रख दिया मैंने, n फैक्टर नीचे रख दिया मैंने, 2 कहाँ से आया n फैक्टर, CuSO4 को तोड़ लो, CuSO4 तोड़ोगे तो Cu2 पॉजिटिव बनेगा, SO4 नेगेटिव से मतलब नहीं है, Cu2 पॉजिटिव को कैसे इलेक्ट्रोलाइज करोगे, 2 इलेक्ट्रॉन दे करके, हाँ भैया 96500 और IT, तो 96 क्या होगा, सॉरी यहाँ पे होगा हमारा बेसिकली 2 × 96500, और अगर हम करंट निकाल लें तो IT की वैल्यू कितनी आ रही है 600 × 1.5 मतलब 15/10 × 600 इंटू 600, तो ये 1 0 से ये 1 0 से 1 0 मर जाएगा, तो 15 × 6 15 6 90 होता है, तो 900 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 900 आ जाएगा, ये 900 से ये 2 0 से कैंसिल हो जाएगा। और फास्ट कैलकुलेशन तुम कर सकते हो, करो बिल्कुल। 2 के टेबल में 2 3 × 6, 2 1 × 2, 1 2 5 2 4 × 16, 2 4 × 2 7 14 और 2 8 16, 31 आ जाएगा, नीचे 9 है। तो इसको जब हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो ये 0.296 ग्राम, ओनली दिस मच ऑफ ग्राम इज डिपॉजिटेड फॉर दिस कंडीशन, ठीक है। इसके बाद जो एक क्वेश्चन और हम लोगों को दिया गया वो भी सेम है यार, इफ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर फ्लोज थ्रू अ मेटेलिक वायर फॉर 2 आवर्स देन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, क्यों निकालना है यहाँ पर, बेसिकली क्या निकालना है, क्यों निकालना है। अब ये क्यों कैसे निकालोगे, आज देखते हैं इसको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आई की वैल्यू दी हुई है 0.5 एम्पियर, टी की वैल्यू दी हुई है 2 आवर्स, कन्वर्ट करो उसको 2 × 60 × 60, ये आ जाएगा 600 3600 × 2 7200 आ जाएगा ये। Q इज इक्वल्स टू IT लगा दो, यहाँ से तुम्हें मिल जाएगा I 0.5, T तुम्हें मिल गया 7200, यहाँ से ये हटा दो तो नीचे 10 आ जाएगा, इस 10 से इसको मार दो, ठीक है। तो 505 5 10 0 0 1 5 7 5 35 36 3600 कुलम्स, 3600 कुलम्स इज द आंसर, नॉट द आंसर। 96500 जो है कुलम वो बनाता है 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है क्या गया इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो दिस मच ऑफ कुलम कितना बनाएगा, देखो तो 1 कुलम कितना बनाएगा 1/96500, सही बात लिखी मैंने भाई, हिट एंड ट्रायल जो बेसिकली वो करते हैं वही कर रहे हैं। तो 3600 में कितना होगा सर, 3600 में 3600 अपन 96500 हो जाएगा, तो 1 0 से 1 0 मर जाएगा, 1 0 से 1 0 मर जाएगा, ठीक है। तो और इसको मल्टीप्लाई कर लो 6.022 × 10⁻23 से, 10⁻23 से, ठीक है, क्योंकि ये 1 मोल बनाता है ना, हाँ। तो ये फाइनली मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 2.25 10⁻22, क्योंकि एक और घटेगा यहाँ पे, हाँ ठीक, 22 इलेक्ट्रॉन्स, ये इतना मच ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है। तो इसी के साथ ये हमारा लेक्चर होता है डी एंड, दिस लेक्चर होता है ख़त्म। इसमें हम लोगों ने A to Z सारी चीज़ें जो है कंप्लीट की है, ठीक है, इंक्लूडिंग क्वेश्चंस एंड ईच एंड एवरी टॉपिक कंप्लीट हुआ है हमारा, ठीक है। तो रिक्वेस्ट है प्लीज़, अगर वीडियो पसंद आई, काफ़ी लंबी वीडियो है, काफ़ी लंबा वन शॉट हो गया हमारा, तो अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करो। और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए तुम चैनल को जाकर के एक्सप्लोर कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लगा हुआ है हमारे सवाल सीरीज़ का भी, ठीक है, तो वहाँ से तुम क्वेश्चन को और प्रैक्टिस कर सकते हो। ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन, ठीक है। मिलेंगे हम लोग तुम्हारे से थोड़े दिन बाद फिर एक नए चैप्टर के साथ, टाटा बाय बाय।